और भाई मेरी छोटी छोटी छिपकलियों, क्या हाल चाल है तुम्हारे? तुम्हें पता है, छिपकलियों से ना मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है। और तुम लोगों को ही मैंने छिपकलियां बना दिया। तुम में से भी बहुत सारे लोगों को छिपकलियों से डर लगता होगा। क्या हाल चाल है बेटा जान तुम लोगों के? तो वेलकम टू केजीएस नीट। और तुम्हें पता ही है हमारी क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हम मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि हम सारा जितना भी आपका अगर हम जो भी चैप्टर लेकर आ रहे हैं, जैसे आज सेल सेल साइकिल और अनाटमी करना है हमने, तो इसके जो भी पॉइंट्स हैं सारे ही कवर हो जाएं। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, तो लगे रहो, बहुत सारी पढ़ाई करते रहो, जम के लगे रहो। दिन ही कितने बचे हैं, दूर थोड़ी है, अब तुम्हारा नीट का पेपर आ गया सर पे। चलो करें शुरू। हाँ जी बेटा जान, करें शुरू। एवरीबडी इन फुल जोश। कहो मैम हाउ इज द जोश? मैम लो। हाउ इज द स्ट्रेस? मैम हाई। हाउस द और क्या हाउस द बचेगा? हाउस मम्मी के चप्पल का डर? मैम वेरी वेरी हाई, क्योंकि पढ़े हैं नहीं, पहले चिल कर रहे थे, अब डर लग रहा है छितरों का। चलो कोई बात नहीं। देखो, छितर के डर को भी भुलाकर, पिटाई के डर को भी भुलाकर कोशिश करो पढ़ने की। कोशिश करो जितना अच्छे से अच्छा कर सकते हो, क्योंकि क्योंकि अभी तक तुम हारे नहीं हो, अभी तुम्हारी जो जंग है वो थोड़ी दूर है। तो जितना अपने आप को झोंक सकते हो ना, आप खूब पढ़ाई कर लो, बहुत सारी पढ़ाई कर लो, ठीक है? चलो आ जाओ, शुरू करते हैं अपने टॉपिक से। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जा चुका है। ये वो चैप्टर है जिससे काफी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम काफी डिटेल में ऑलरेडी किनुआ हम आपको ये करा चुके हैं। इसलिए अभी फिलहाल मैं आप ये वाले टॉपिक को, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे क्वेश्चन करते करते, तो साथ साथ डिस्कस होता जाएगा। तो दो तरीके के सेल हमें इसमें कवर करने हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक हमें करना है आपका प्रोकैरियोटिक, एक आपको प्रोकैरियोटिक सेल कवर करना है, और आपको यूकैरियोटिक सेल कवर करना है, यही है ना? तो यूकैरियोटिक करना है। यूकैरियोटिक में फर्दर हमें प्लांट और एनिमल सेल इसमें फिनिश करना है। किसके क्या क्या फीचर हैं वो सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। मोटी मोटी अगर बात यहां पर की जाए, तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास सबसे बाहर इसके पास एक होता है सेल एनवेलप, जो स्पेशल है, जो उधर नहीं है। इसके पास क्या है? सेल एनवेलप, जो इसके सेल को घेरता है। और इसके सेल एनवेलप में 3 लेयर आएंगी। कौन कौन सी आएंगी? सबसे अंदर आएगी इसकी सेल मेम्ब्रेन, नहीं तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लीज रिमेंबर, कौन सा एक स्ट्रक्चर है जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सेम है? तो वो सेल मेम्ब्रेन है। वो हर जगह एक ही टाइप का स्ट्रक्चर है उसका। और सेल मेम्ब्रेन का कौन सा स्ट्रक्चर आपने करना है? इसका फ्लूइड मोजेक मॉडल। फ्लूइड मोजेक मॉडल जो कि किसने दिया था आपको? जो कि किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने। देखो भाई, गाना गाते गाते क्या काम कर गए। तो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था हमें फ्लूइड मोजेक मॉडल, ये आपको करना है। इसके बाहर इनके पास होती है सेल वॉल, सेल भित्ति, है ना? और इसकी जो सेल वॉल है किसकी बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकन। किसकी बनी हुई है बेटा जान? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। इस पेप्टिडोग्लाइकन में क्या होता है? इसके अंदर ऑल्टरनेट करते हैं दो सब यूनिट्स, एनएजी एनएएम, एनएजी एनएएम। तो इसके अंदर दो कंपोनेंट करने हैं हमें, पेप्टाइड प्रोटीन कंपोनेंट, और साथ में हमें करना है ग्लाइकन कंपोनेंट, ग्लूकोज वाला कंपोनेंट, शुगर वाला कंपोनेंट। तो ये जो शुगर वाला कंपोनेंट है ना, ये आप पढ़ते हो। तो ऐसा क्या होता है? एनएजी 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 की एक लाइन बनी होती है। देखो जी, एनएजी 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 की ऐसे करके एक लाइन बनी होगी। ऐसी एनएएम 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 करके एक लाइन बनी होगी। तो एनएजी और एनएएम की एक लाइन, फिर पहले एनएजी की एक लाइन आ गई, फिर एनएएम की एक लाइन आ गई, ऐसी फिर से एनएजी की एक लाइन आएगी, फिर से एनएएम की एक लाइन आएगी। तो ऑल्टरनेट करेंगी ये सेल वॉल के अंदर। और इनको आपस में जुड़ा हुआ होता है पेप्टाइड चेन ने। आपस में इंटरकनेक्शन क्रिएट करती हैं पेप्टाइड चेन्स, पेप्टाइड चेन्स, ठीक है? तो ये इस तरीके से आपके इसके सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद इसके पास है ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाहर क्या है बेटा जान? सबसे बाहर है ग्लाइकोकैलिक्स। और ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है, ये स्टिकी नेचर, चिपचिपापन भी प्रोवाइड करता है आपके बैक्टीरिया को। साथ में बैक्टीरिया को डब्ल्यूबीसी से भी बचाने में मदद करता है। फिर बेटा जान, ये जो आपका ग्लाइकोकैलिक्स है, अगर तो इसकी लेयर थिक है तो आप इसको कैप्सूल बुलाते हो, और अगर इसकी लेयर पतली है तो फिर आप इसको स्लाइम लेयर बुलाते हो। क्या बुलाते हो मेरे प्यारे बच्चों? फिर आप इसको स्लाइम लेयर बुलाते हो। जो आपका प्रोकैरियोट है, इसके अंदर टिपिकल फीचर, इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनली नहीं होता। तो नो मेम्ब्रेन सेल और नो मेम्ब्रेन्ड सेल ऑर्गेनली।
कोई भी मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनली इसके पास नहीं होता, मतलब ना न्यूक्लियस, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना गोल्जी, कुछ भी नहीं होता। क्या होता है इसके पास? गिन चुन के राइबोसोम होता है, क्योंकि राइबोसोम बिना मेम्ब्रेन वाला है, राइबोसोम की मेम्ब्रेन नहीं होती। और राइबोसोम भी कौन से वाला? 70S होता है इसके पास। फिर हमने क्या किया था इसके प्रोकैरियोट के अंदर, इस प्रोकैरियोट के अंदर एक आप याद कर लो, इसका जो डीएनए है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, किस तरीके का होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है और सर्कुलर है। तो डीएनए इसका 2 स्ट्रैंड है और सर्कुलर है। और इसी तरीके का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल भी है इसके पास, एक्स्ट्रा जीनोमिक मटेरियल भी है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है। उसको आप बुलाते हो प्लाज्मिड। उसको क्या बुलाते हो आप? प्लाज्मिड बुलाते हो। और आपके बैक्टीरिया के पास और क्या चीजें होती हैं? इसके सेल के बाहर एक्सटेंशंस निकल रही होती हैं, सेल एक्सटेंशन। सेल एक्सटेंशन में 3 चीजें तुमने पढ़ी हैं। क्या क्या पढ़ा है जी भाई इसी के सेल एक्सटेंशन में? तो प्रोकैरियोट के सेल एक्सटेंशन आपने क्या क्या पढ़े? 3 सेल एक्सटेंशन आपने पढ़े होंगे जो इसके शरीर से बाहर आ रहे होते हैं। एक आ रहा होता है पिलाए। पिलाए बेटा कॉन्जुगेशन के काम आता है, पिलाए काम आता है इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि कॉन्जुगेशन के। एक आपने पढ़ा होगा फिम्ब्री, एक आपने पढ़ा है फिम्ब्री। फिम्ब्री किस काम आता है? फिम्ब्री इसके अटैचमेंट के काम आता है, अटैचमेंट या सरफेस अडहेजन के काम आता है। फिम्ब्री किसी भी सरफेस से चिपकने में मदद करता है। अगर ये पत्थर से चिपकना चाहता है, किसी को इन्फेक्शन करना है, होस्ट से चिपकना चाहता है, तो चिपकू, इसका चिपकू कौन है? फिम्ब्री। नंबर 3 में आपने फ्लैजिला करना है। तो जब भी मोटिलिटी आएगी, जब भी आपका बैक्टीरिया मूव करेगा, तो वो हमेशा और हमेशा फ्लैजिला की मदद से ही मूव करेगा। कभी भी सिलिया नहीं मिलेगा यहां पर, भूल जाओ, सिलिया कभी नहीं मिलेगा। आ जाओ, बाकी साथ साथ पढ़ते जाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं। श्वान, तो बेटा जान श्लीडन और श्वान, श्लीडन और श्वान मिलके क्या दी थी इन्होंने? सेल थ्योरी। मिलके क्या दी थी इन्होंने? सेल थ्योरी। श्लीडन अंकल कौन थे? बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे। कहां के बॉटनिस्ट थे? जर्मनी के बॉटनिस्ट थे। और श्वान अंकल भी जर्मनी के हैं, लेकिन एनसीईआरटी कहती है इंग्लैंड बचा दिया इनको, कंट्री चेंज कर दी। और साथ में ये हैं क्या? जूलॉजिस्ट हैं। फिर बेटा जान इन्होंने सेल थ्योरी दी थी जो क्या कहती है? ये कहती है, फटाफट देखो फटाफट देखो फटाफट देखो, बॉडीज ऑफ सारे जितने भी एनिमल और प्लांट्स के शरीर हैं किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं, है ना? यही कहती है आपकी सेल थ्योरी। ये न्यू सेल ऑलवेज डेवलप्स बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये मॉडिफाइड सेल थ्योरी का पार्ट है। ये मॉडिफाइड सेल थ्योरी का पार्ट है कि नए सेल कैसे आते हैं? पुराने सेल से आते हैं। ओमनिस सेल्यूली सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूलाई सेल्यूला, पुराने सेल से ही नए सेल बनते हैं। और ये कौन से अंकल बुला के गए हमें? रुडोल्फ वर्चो अंकल। रुडोल्फ वर्चो अंकल ने हमें ये बात बताई। तो रुडोल्फ अंकल का जो कंट्रीब्यूशन है वो किसमें आया? मॉडिफाइड सेल थ्योरी में आया। ठीक है, आगे देखो, प्लाज्मिड्स ऑफ बैक्टीरियल सेल पोजेस ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, तो प्लाज्मिड के क्या क्या फीचर है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, करेक्ट। दीज आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, करेक्ट। हेल्प इन रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियोइड, भाई न्यूक्लियोइड तो एग्जिस्ट नहीं करता है ना, ओ सॉरी, न्यूक्लियोइड तो होता है, इसके जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड कहते हैं जिस रीजन में प्रेजेंट है ना। लेकिन प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियोइड में, जो इसका रियल जेनेटिक मटेरियल जब वो रेप्लिकेट करता है तो उसमें प्लाज्मिड का कोई रोल नहीं होता। सो दिस इज इनकरेक्ट। प्लाज्मिड भी छोटे हैं, स्मॉल हैं, सर्कुलर हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं और ये बैक्टीरिया को यूनिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कुछ प्लाज्मिड होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देते हैं, कुछ प्लाज्मिड होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं, कुछ प्लाज्मिड फर्टिलिटी देते हैं। ठीक है, आओ फिर आगे देखते हैं। सेल एनवेलप, सेल एनवेलप अभी आपको पढ़ाया, उसकी 3 चीजें। तो आउटर मोस्ट सेल वॉल, देखो सेल वॉल आउटर मोस्ट नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आंसर आ जाएगा सी, है ना। ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। इनकरेक्ट पेयर देखो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम स्टेन एक्वायर करता है, ट्रू। ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव कहते हैं इसलिए क्योंकि वो ग्राम स्टेन को रिटेन्ड रखता है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है क्यों रिटेन रखता है? क्योंकि इसके पास थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है,
किसकी पेप्टिडोग्लाइकन थिक होती है, ग्राम नेगेटिव की पेप्टिडोग्लाइकन पतली होती है। अगर आपको इस यहाँ पे कंफ्यूजन है तो कृपया सेल वाला जो आपका लेक्चर है उसको देख लो फटाफट से, ठीक है, सब चीजें एक्सप्लेन्ड है उसमें। आगे देखो, सेल वॉल प्रिवेंट्स बैक्टीरियम फ्रॉम कोलैप्सिंग। आगे देखो, तो ये तो सही था, इसके सारे ऑप्शन देखो। अब यहाँ पे ना आपको इनकरेक्ट पेयर ढूंढना है ना, आप पागल हो जाओगे, ढूंढो जरा। कैप्सूल थिक होता है और टफ ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है, ये भी सही है। और पिलाए दे, नहीं नहीं, ये तो सीधा सीधा आ गया, ये तो सीधा आ गया। पिलाए को लोकोमोटरी कह रहे हैं, आपको पता है पिलाए लोकोमोटरी नहीं होते, क्या होता है लोकोमोटरी? फ्लैजिला। पिलाए तो कॉन्जुगेशन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ये गलत हो गया, ये तो सीधा सीधा था। चूज द इनकरेक्ट पेयर। कई बार मैं सोचती हूँ पता नहीं कितना घुमा देगा क्वेश्चन, वो लल्लू निकल आता है। कई बार लल्लू सा दिखने वाला क्वेश्चन परेशान कर देता है। बेस्ट मटेरियल टू स्टडी सेल मेम्ब्रेन, बेस्ट मटेरियल क्या है? रेड ब्लड सेल। इसी को तो स्टडी किया था हमने, इसी को तो स्टडी करके हमने पता किया कि 52% प्रोटीन है जी और 40% क्या है? लिपिड सेल मेम्ब्रेन के अंदर, यही पता किया गया था। आगे देखो, अरेंजमेंट ऑफ लिपिड्स इन सेल मेम्ब्रेन, बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर होती है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। अबंडेंट लिपिड, सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सा लिपिड है? फॉस्फोलिपिड, ये भी सही है। सेल मेम्ब्रेन की जो कॉम्पोजिशन है उसमें कार्बोहाइड्रेट और लिपिड नहीं होते, उसमें प्रोटीन और लिपिड होते हैं। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है वो गलत हो गया, है ना, ये वाला पार्ट जो है ये अपना गलत हो गया। आगे देखो नेक्स्ट, व्हाई टेल्स ऑफ लिपिड आर टुवर्ड्स इनर पार्ट। जो टेल होता है बच्चों फॉस्फोलिपिड का, एक तो हेड मानते हैं हम कि ये फॉस्फोलिपिड का हेड पोर्शन है और ये उसकी टेल है। तो जो हेड है वो फॉस्फेट का बना होता है और जो टेल्स होती हैं वो लिपिड की बनी होती हैं। अब जो आपको लिपिड है ये पता है, ये एक्वस एनवायरनमेंट से नफरत करता है। तो अंदर सेल के साइटोप्लाज्म, बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, तो ये ना अंदर के पानी को छूना चाहता है ना बाहर के पानी को, इसीलिए टांगे अपनी अंदर को करके बैठ जाता है कि मेरी टांगों को पानी ना लगे बस। तो टांगे इसकी अंदर की तरफ है, ये जो इसकी टांगे हैं लिपिड की बनी हुई, ये अंदर की तरफ छुपी होती हैं। तो देखो कह रहा है टेल नॉन पोलर है और हाइड्रोकार्बन का बता रहा है टेल को। टेल किसका बना हुआ है? लिपिड का। टेल पोलर है, पोलर नहीं भाई, नॉन पोलर है। लिपिड नॉन पोलर होते हैं। द नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन टेल, हाइड्रोकार्बन उड़ा दो यहां से, टेल ऑफ लिपिड्स being on inside ensure their protection from aqueous environment। बस ये सही है। लास्ट ऑप्शन तो कह रहा है कि टेल हाइड्रोफिलिक है, इसने तो टेल को हाइड्रोफिलिक बना दिया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन्स व्हाट, क्या एक्सप्लेन कर रहा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? फ्लूइड मोज़ेक की मदद से स्ट्रक्चर भी आपको समझ आता है और फंक्शन भी आपको समझ आता है मेम्ब्रेन का, दोनों चीजें समझ आती हैं हमें, स्ट्रक्चर और फंक्शन बोथ। आगे देखो, इनर मोस्ट पोर्शन ऑफ मेच्योर प्लांट सेल वॉल, क्या होगा इनर मोस्ट पोर्शन ऑफ मेच्योर प्लांट सेल वॉल? सबसे अंदर क्या होता है? देखो प्लांट सेल वॉल है, अगर मान लो ये मेरा प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल है, ये दूसरा प्लांट सेल है, इनकी जो कॉमन वॉल तुम्हें नजर आ रही है, ये जो दोनों में कॉमन है, ये होती है बेटा जान मिडल लेमेला। प्लीज रिमेंबर, मिडल लेमेला दोनों की कॉमन वॉल है। किसकी बनी हुई है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। किसकी बनी हुई है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी हुई है। फिर मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद इसी के अंदर ये सिक्रीट हुआ, ये क्या? फिर सिक्रीट हुई आपकी प्राइमरी सेल वॉल, उसके अंदर आती है आपकी प्राइमरी सेल वॉल। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, ध्यान से सुनो जरा, और पेक्टिन की बनी हुई है, ठीक है। फिर उसके भी अंदर, इसके भी अंदर आएगी आपकी सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल आप और अंदर अंदर जाते जा रहे हो तो सेकेंडरी सेल वॉल और अंदर आएगी। सेकेंडरी सेल वॉल जैसे किस चीज की बनी हो सकती है? अब इसके अंदर आपके लिग्निन के डिपॉजिट आ सकते हैं। सेकेंडरी जैसे कि आप किस में पढ़ते हो? स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स में, स्क्लेरेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमा। तो जो आपके स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं उनके अंदर लिग्निन की डिपॉजिट होती है, डिपोजिशन आती है, तो सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल सबसे अंदर है। ऑप्शन में देखो जरा, कह रहा है इनर मोस्ट क्या होगा? तो सेकेंडरी सेल वॉल सबसे अंदर आपको नजर आएगी। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? छेद, सेल वॉल के अंदर छेद जिसकी मदद से दो सेल्स आपस में जुड़े होते हैं। आगे का क्वेश्चन देखो, अगले वाला, व्हाट डज बी रिप्रेजेंट? ये बी आपको नजर आ रहा है, देखो भाई आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर आ रही है बेटा जान, प्लीज रिमेंबर, ये अगर आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो भी डबल लेयर होती है। तो उसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है।
तो डबल मेम्ब्रेन मिलेगी आपको न्यूक्लियस के अंदर भी। डबल मेम्ब्रेन कहां कहां मिली अभी कर लो। एक आपको न्यूक्लियस के अंदर डबल मेम्ब्रेन मिलती है, एक आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर डबल मेम्ब्रेन मिलती है, और आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये 3 सेल ऑर्गेनली आपने याद रखने हैं जिनके अंदर डबल मेम्ब्रेन मिलेगी, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। फिर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब इससे यहां पे अंदर डीएनए है, डीएनए से आप क्या बना रहे हो, ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बना रहे हो, है ना, आरएनए। अब ये आरएनए न्यूक्लियर पोर्स में से बाहर आएगा। इस आरएनए को कौन पकड़ना चाहता है, इस आरएनए को कौन पकड़ना चाहता है, इस आरएनए को पकड़ना चाहते हैं राइबोसोम्स। कौन पकड़ना चाहते हैं इस आरएनए को, ये आरएनए निकलेगा यहां से तो उसको कौन पकड़ेगा, राइबोसोम्स पकड़ेंगे। इसके निकलने की जगह नहीं छोड़ी गुरु मैम ने। ये लो, ये इमेजिन करो, ये यहां से निकला और यहां आ गया, तो राइबोसोम्स पकड़ लेते हैं ये इसको। ठीक है, राइबोसोम्स पकड़ लेते हैं बेटा जान इसको। और ये राइबोसोम्स कहां पे लगे होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर तो इसके ऊपर आपके राइबोसोम्स लगे हुए हैं, अगर प्लस राइबोसोम, राइबोसोम आर से है तो आप इसको आर ई आर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलोगे। अगर इसके ऊपर आपको आर ये लगे हुए नहीं मिलते, अगर इसके ऊपर, ये भी आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है लेकिन इसके ऊपर क्या नहीं लगे हुए, राइबोसोम नहीं है, फिर आप इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलोगे। फिर आप उसको SER या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलोगे। जो आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम है, इसका काम क्या, प्रोटीन बनाना। इसका काम क्या है बेटा जान, प्रोटीन फॉर्मेशन। और अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम देखोगे तो इसका काम है लिपिड फॉर्मेशन। इसका काम क्या है, लिपिड बनाना। तो यहां पे पिक्चर के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मार्क लगाया है, बी पूछ रहा है, तो बी क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, इन अ यूकैरियोटिक सेल वैक्यूल, वैक्यूल के पास क्या होता है, जो आपका यूकैरियोटिक सेल है, तो वैक्यूल कंटेन्स व्हाट, इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, बिल्कुल सही। सिंगल मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं, और टर्गर प्रेशर मेंटेन करता है ये सेल के अंदर। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑल द लिस्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रू अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेप्ट, कौन सी चीज करेक्ट नहीं है, अगर स्टेन नहीं करोगे तो दिखेगा नहीं, और बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल्स डिटरमाइंस इट्स नंबर। हाँ, अगर सेल फिजियोलॉजिकली ज्यादा एक्टिव है तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट है, तो ज्यादा उसके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखेंगे। इनएक्टिव सा सेल है तो माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे, तो ये भी ट्रू है। फिजन से डिवाइड करता है, सही बात है। और देर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, कह रहा है आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स इनफोल्डिंग, जबकि हमें पता है आउटर मेम्ब्रेन इसकी स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग बनाती है, इनफोल्डिंग को हम क्रिस्टी कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, आउटर की जगह यहां पर इनर होना चाहिए था। आई होप आपको भी समझ आ रहा होगा कि हाँ, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा इसके अंदर, ये टॉपिक आप कर लोगे। कई बार कोई टॉपिक आपको आता भी है, आप ऐसे ऐसे परेशान होते रहते हो कि यार मैम सेल, हर टॉपिक के बारे में ये सोच लेते हो आता ही नहीं मुझे, तो हर टॉपिक के बारे में थोड़ा सा मन में कॉन्फिडेंस भी रखो, है ना, मन में है विश्वास वाली फीलिंग रखो। स्ट्रोमा लेमेली इंटरकनेक्ट्स द ग्रेना, तो ये अब किसकी बात होगी, आपके क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट में भी 2 मेम्ब्रेन होती हैं। ये सिक्के जैसी चीज क्या है, थाइलाकॉइड। एक के ऊपर एक थाइलाकॉइड लगा दो, क्या बन गया, एक ग्रेना। ये क्या है मेरे बच्चों, एक ग्रेना। ऐसे ही बहुत सारे ग्रेना होंगे आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और इन ग्रेना को आपस में कौन जोड़ता है, स्ट्रोमा लेमेली। स्ट्रोमा लेमेली, ये वही स्ट्रोमा लेमेली है जिसके ऊपर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलती है। अगर नहीं याद आ रहा कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों चलती है, तो कृपया अपनी फोटोसिंथेसिस वाला लेक्चर फिर से देखें, उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे है। सो स्ट्रोमा लेमेली इंटरकनेक्ट, बिल्कुल सही। थाइलाकॉइड सिंगल यूनिट है ग्रेना का, बिल्कुल, इस एक सिक्के को हम थाइलाकॉइड कहते हैं। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, बिल्कुल। आपका जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी एक बैक्टीरिया की तरह ही डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए कैरी करता है, और इसके अंदर राइबोसोम भी होते हैं, और राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं। यहाँ पे 80S लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट गलत है कि कैसे टाइप, बैक्टीरिया जैसे राइबोसोम होते हैं, 70S टाइप के। आइडेंटिफाई, बेटा देखते ही पहचान आ जाता है, क्या चीज है ये, क्या चीज है, फ्लैजला, फ्लैजला या फिर सीलिया।
फ्लैजेला या फिर सीलिया, और एक तरफ लिखो सेंट्रियोल। इनके स्ट्रक्चर में तुम्हें क्या क्या फर्क है वो चीज देखो। एक तो ये दोनों चीजें फ्लैजेला, सीलिया और सेंट्रियोल किसके बने हुए हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं। अब माइक्रोट्यूब्यूल की अरेंजमेंट देखनी है जी। फ्लैजेला या सीलिया के अंदर 9+2 पैटर्न होता है, मतलब 9 डबलेट, ये ऐसे दो दो, ये देखो 1 2, 9 डबलेट पेरिफ्री में। ये देखो जी, ये 1 और ये 2, फिर से 1 और ये 2। तो इसके अंदर क्या होता है पेरिफ्री में? 9 डबलेट पेरिफ्री में, 9 डबलेट पेरिफ्री में। उसमें भी 9 है, लेकिन 9 ट्रिपलेट है उसमें। उसमें ऐसे करके 1 2 3 पेरिफ्री में ऐसे ऐसे 9 होंगे, 9 ट्रिपलेट्स इन पेरिफ्री। उसमें ट्रिपलेट है पेरीफ्री में। अब ये क्या बोलेगा, भाई अच्छा तू तो बड़ा खराब है, मैंने तो डबलेट ही लिए, मेरे पास तो डबलेट ही थे ऐसे ऐसे वाले, तू ट्रिपलेट लेके घूम रहा है, अब तो अपने सेंटर में कुछ नहीं रख सकता है ना। होता है ना भाई बहनों में भी जलती, तूने तूने चॉकलेट ज्यादा खाया, अब नमकीन ज्यादा मैं खाऊंगा। तो वही बात चल रही है। अब इसके सेंटर में भी कह रहा है मेरे पास डबलेट है पेरीफ्री में, मैं सेंटर में भी 2 रखूंगा। तो सेंटर में 2 सिंगलेट होते हैं, 2 ऐसे सिंगल सिंगल सेंटर में भी है इसके, देखो एक ये है एक ये है, 2 सिंगलेट सेंटर में भी है, और इसके फिर सेंटर में खाली है। इसके सेंटर में बस आपको कुछ नहीं मिलेगा, प्रोटीनेशियस हब मिलेगा, प्रोटीन का बना हुआ हब मिलेगा। एक और चीज याद रखो, बड़ी सजा मिली इसको, क्योंकि सेंट्रियोल ने क्या किया, ट्रिपलेट रख लिए ना, तो इसको एक सजा और मिली। एक तो सेंटर में खाली करना पड़ा, और साथ ही नॉट कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नॉट कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको कवर करने से मना कर देती है कि तू तो रॉन्डी पीता है, तू तो बड़ा ज्यादा गंदा है, तू तो चीटिंग करता है। अब फ्लैजेला और सीलिया दे आर कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये गुलाबी रंग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई हुई है यहाँ पे। ठीक है, गुलाबो कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप दिस इज सुपर डुपर क्लियर। आओ जरा पढ़ो ऑप्शन ए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हाँ ठीक है। बी क्या है? बी आपके ये जो 2 डबलेट होते हैं उनको जोड़ने के लिए, ये एक डबलेट है, ये दूसरा डबलेट है, तो 2 डबलेट्स को जोड़ने के लिए बीच में इंटर डबलेट ब्रिज, 2 डबलेट्स को जोड़ने के लिए इंटर डबलेट ब्रिज है ये, तो बी इंटर डबलेट ब्रिज हो गया। और सी क्या है बेटा जान? सी सेंट्रल, सी क्या है? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, जो सेंटर में 2 सिंगलेट हैं, तो आंसर आ जाएगा सी। करेक्ट ऑप्शन है सी। द न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर किस किस को, न्यूक्लियस की 2 मेम्ब्रेन्स के बीच में छेद है ना, प्रोटीन को, एंजाइम्स को अलाउ करते हैं, राइबोसोमल कंपोनेंट्स को, हाँ राइबोसोम न्यूक्लियस में बन के बाहर जाते हैं, है ना। कौन से एरिया में बनते हैं? न्यूक्लियोलस एरिया में राइबोसोम बनते हैं, फिर मैसेंजर आरएनए को बाहर जाने देते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव सारी चीजें। द बिलो डायग्राम, बेटा जान ये देखो, अब कितने टाइप के तुमने क्रोमोसोम पढ़े हैं। एक ऐसा क्रोमोसोम जिसमें जो सेंट्रोमियर है बिल्कुल सेंटर में है, इन द मिडल। अगर मिडल में, जैसे मेरे को यहां दिख रहा है मिडल में, अगर मिडल में तुम्हें सेंट्रोमियर दिख रहा है, तो ऐसे क्रोमोसोम को आप मेटासेंट्रिक बुलाओगे। तो मिडल में है तो मेटासेंट्रिक है, मेटासेंट्रिक। अगर स्लाइटली, वर्ड पे अगर स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल, स्लाइटली ऐसे से स्लाइटली, तो उसको सब मेटासेंट्रिक, उसको क्या बुलाओगे? सब मेटासेंट्रिक। अगर बेटा जान वो ऑलमोस्ट एट वन एंड, ऑलमोस्ट एट वन एंड पहुंच जाए, ऑलमोस्ट एक एंड पे, मतलब ये देखो, ये अगर सेंट्रोमियर ऑलमोस्ट एक एंड पे पहुंच जाए, तो फिर आप इसको बुलाओगे एक्रोसेंट्रिक। एक्रो, ऑलमोस्ट से एक्रो। फिर अगर टर्मिनल हो जाए, ये लो बिल्कुल लास्ट पे एंड पे लगा हुआ है, बिल्कुल टर्मिनल सेंट्रोमियर हो जाए अगर, तो उसको टी से टर्मिनल, टी से टीलोसेंट्रिक बुलाओगे। तो शब्दों को पहचान लेना, तो है ना, मिडल में मेटासेंट्रिक, स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल सब मेटासेंट्रिक, ऑलमोस्ट एट वन एंड तो हो जाएगा एक्रोसेंट्रिक, और टर्मिनल से टीलोसेंट्रिक होता है। तो ये बिल्कुल मिडल में है, तो ये मेटासेंट्रिक नजर आ रहा है मेरे को, ये तो मेटासेंट्रिक से ही सॉल्व कर लोगे आप, तो आंसर आ जाएगा बी। और इसमें होता क्या है, ये जो आपकी सेंट्रोमियर है इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। और ये ऊपर भी इसके एक और कंस्ट्रक्शन नजर आ रही है, दिस इज नोन एज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर एक गोल सा एरिया नजर आ रहा है, और इस गोलू एरिया को हम बुलाते हैं सैटेलाइट। ये गोल से एरिया को क्या बुलाते हैं बेटा जान? सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द ऑप्शन कंटेनिंग करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढो। अब कह रहा है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम इंक्लूड्स व्हाट। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इंक्लूड कर दिया इसने, बेड़ा गर्क कर दिया। EGLV, ये तीन चीजें होनी चाहिए आपकी प्लाज्मा, आपके एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के पास। सिर्फ EGLV, अगलव क्या क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम और वैक्यूल। तो ये तो गलत होगी स्टेटमेंट। एंडोप्लाज्मिक, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं हमने, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन तो नहीं बनाएगा, ग्लाइकोजन बनाना किसका काम है, ये बनाना। ग्लाइकोजन वगैरह बनाने का काम तो आपके आपके क्लोरोप्लास्ट एरिया को जाना चाहिए जहां पे ग्लूकोज बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये सही है। और माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड जनरेशन ऑफ ATP। ये भी सही है, ये ऑप्शन ही गड़बड़ है फिर। है ना, ऑप्शन ही गड़बड़ हो गए। देखो माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड जनरेट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में तो माइटोकॉन्ड्रिया मदद करता ही है, ATP बनाने में मदद करता है। तो 3 और 4 ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए 3 और 4। चलो नया ऑप्शन बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट्स। द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर सेल्यूलर फंक्शन इन अ प्रोकैरियोटिक सेल इज लेस देन दैट इन अ यूकैरियोटिक सेल। तो कह रहे सरफेस एरिया प्रोकैरियोटिक सेल के पास कम होता है यूकैरियोटिक सेल से। बिल्कुल सही बात है, प्रोकैरियोटिक सेल छोटा है। टोटल जीनोमिक साइज जो है प्रोकैरियोटिक सेल का वो छोटा है, आपके यूकैरियोटिक साइज के, ये भी सही है, उसके जीनोम का साइज, उसके जेनेटिक मटेरियल का साइज भी छोटा है। फिर कह रहे हैं अनलाइक यूकैरियोट्स नो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट। कह रहे उसमें कोई होता ही नहीं रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, होता है मीसोसोम। प्रोकैरियोट के अंदर सेल वॉल की, सॉरी सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग, हमने सेल मेम्ब्रेन की इन फोल्डिंग्स देखी हैं और इनके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी होते हैं, मीसोसोम होता है। तो ये गलत हो गया। यूकैरियोटिक सेल्स शो वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज सच एज क्लोरोप्लास्ट and nucleus, and while ribosomes are the only membrane bound organelle। बेटा राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, कह रहा राइबोसोम्स आर दी ओनली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं होती। अब कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट एंड सेकंड, हाँ पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा चौथा गलत है। Which of the following events does not occur in RER? क्या नहीं होता, प्रोटीन फोल्ड होती है, प्रोटीन बनेगी तो फोल्ड भी होगी। प्रोटीन की प्रोटीन की दो तरीके की ग्लाइकोसाइलेशन होती है, बट मोटी मोटी बात समझो कि ग्लाइकोसाइलेशन भी होती है यहाँ पे। फिर क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, ये भी होता है क्या, नहीं होता। देखो ये चीजें मान लो तुम्हें नहीं पता, तुम्हें लग रहा मैम मेरे को नहीं पता, मेरे को तो बस प्रोटीन पता है कि प्रोटीन चलो बनेगी फोल्ड हो जाएगी, तुम्हें लिपिड तो पता है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहा है, रफ के पास लिपिड के लिए तुम क्यों जाओगे, वहां तो तुम स्मूथ के पास जाओगे लिपिड के लिए। तो ये ऑप्शन तो पक्का, तुम कई आंसर तुम ऐसे नहीं कर पाओगे, तुम्हें ऑप्शन मान लो सारे नहीं भी आते, लेकिन कोई ना कोई ऑप्शन तुम एक्सक्लूड करके जरूर आंसर दे पाओगे कि अच्छा ये तो हो ही नहीं सकता। तो वहां पे भी अपना दिमाग लगा लेना, बिल्कुल ही झोले में डाल के मत लेके जाना दिमाग। गोल्जी कॉम्प्लेक्स किस चीज में पार्टिसिपेट करता है, सिक्रीटरी वेजिकल बनाने में। सिक्रीशन जितनी गोल्जी में पास में, गोल्जी एपरेटस के अंदर बन रही है, फाइनली सारी चीजें पैकेजिंग गोल्जी कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस? ज्यादा होते हैं न्यूक्लियोलाई डिवाइडिंग सेल्स के अंदर। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, नहीं है। टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, नहीं करता, नहीं नहीं नहीं। डिवाइडिंग सेल्स के अंदर तो न्यूक्लियोलस दिखाई नहीं देते। आंसर है डी, ये वो साइट है जहां राइबोसोमल आरएनए बनता है और फिर राइबोसोम बनता है, ठीक है, राइबोसोम बनने की साइट है, और मेम्ब्रेन नहीं होती न्यूक्लियोलस की। Which among the following is not a prokaryote? दिख रहा है सैकेरोमाइसीज, ईस्ट, ये क्या है, फंजाई है, किंगडम फंजाई, यूकैरियोट है जी, ये यूकैरियोट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बार बार इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछते हैं। और देखो जी, आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल होती है, सही बात है। एंजाइम्स जो है बार बार यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट कहते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसके जो एंजाइम है वो कहां लोकेटेड है, बार बार आउटर मेम्ब्रेन में बोल देते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहां हो रहा है, इनर मेम्ब्रेन पे हो रहा है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। इनर मेम्ब्रेन ने इनफोल्डिंग्स बनानी है, उन्हें क्रिस्टी बोलेंगे। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन्स सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, बस बाकी सारी बातें सही है। कॉन्सेप्ट ओमनी सेल्यूलर सेल्यूलर, रुडोल्फ वर्चो अंकल हमें देखे गए थे, विलाबार अंकल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ढूंढो जी। लाइसोसोम्स के पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, ट्रू। हाइड्रोलिटिक एंजाइम एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पे, ट्रू। लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, ट्रू। मेम्ब्रेन होती है, गोल्जी की मेम्ब्रेन में पैक होते हैं। लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो। पैकेजिंग मैं बार बार बता रही हूँ, पैकेजिंग का काम किसने करना है, गोल्जी ने। फाइनल पैकेजिंग गोल्जी करेगी। द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म सब मेटासेंट्रिक, स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल, स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल इसका सेंट्रोमियर है। एक आर्म इसलिए छोटी हो जाएगी वो पी है, एक आर्म लंबी होगी उसको आप क्यू बोलोगे, तो पी एंड क्यू आर्म रिस्पेक्टिवली। साइज ऑफ पीपीएलओ, तो बेटा जान साइज भी याद करने पड़ेंगे। हाँ, दुख की बात ये है 10 से 20 ये आपके यूकैरियोटिक सेल का साइज है, 10 से लेके 20 यूकैरियोटिक का साइज है। अब इसका 10% 1 to 2 ये किसका साइज है, ये आपके प्रोकैरियोट यानी कि आपके बैक्टीरिया का साइज है, ये आपके बैक्टीरिया का साइज है। फिर मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद ये जो साइज है 0.1, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ये पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा का साइज है जो कि स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और ये जो साइज है उससे भी छोटा, ये आपके वायरस का साइज दिया हुआ है, ये आपको वायरस का साइज दिया हुआ है। साइज सुइज याद कर लेना भाई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इंक्लूजन बॉडीज ऑफ ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर। तो ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे, जब मैंने तुम्हें ये चैप्टर पढ़ाया तब बताया था, ये अपने अंदर गैस वैक्यूल्स रखते हैं। ये ट्रू वैक्यूल नहीं है, वैक्यूल के पास मेम्ब्रेन होती है, इनके पास मेम्ब्रेन नहीं है, सो दीज आर नॉट ट्रू वैक्यूल्स। और इनके अंदर गैस भरी होती है। क्या मदद करते हैं, इसकी मदद से जो आपका बैक्टीरिया है ना हल्का हो जाता है, बॉयंसी आ जाती है, फिर ये तैरता है पानी के ऊपर। क्या होता है फिर, ये जो बैक्टीरिया है मेरे प्यारे बच्चों ये पानी के ऊपर तैरता है। तो पानी के ऊपर क्यों तैरना चाहता है, ताकि सनलाइट ट्रैप करे। ज्यादा गहरे में चला जाएगा तो सनलाइट कैसे ट्रैप करेगा, ठीक है। आओ आगे, पूरी गप्पे चल रही हैं, हाँ पूरी गपोड़ गप्पोड़ गप्पे ये वो। अरे भाई मैम हेलो नहीं बोल रही, भाई मैम हाय नहीं बोल रही, क्या करें, है ना। पूरे दुख चल रहे हैं तुम्हारी लाइफ में। एक सेकंड रुको, हम भी गप्पे मार रहे थोड़ी, कोई तुम ही थोड़ी हो जिन्हें गप्पे मारनी आती हैं, हमें भी आती हैं। आओ, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूजन बॉडीज। कौन सी स्टेटमेंट इंक्लूजन बॉडी के बारे में इनकरेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो दीज आर इन्वॉल्व्ड इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, दे लाई फ्री इन। तो फूड पार्टिकल के इंजेक्शन से थोड़ी रिलेटेड है ये। फूड पार्टिकल का इंजेक्शन तो फैगोसोम करता है, फैगोसोम करता है। इंक्लूजन बॉडी तुम्हें बैक्टीरिया में मिलती है, और ये तो फैगोसोम भी तुम्हारा प्रो यूकैरियोट में बनता है, तो ये तो गलत हो गया। दे लाई, ये इनकरेक्ट ही पूछ रहा था, ये इनकरेक्ट है। दे लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म, सही है। रिजर्व फूड मटेरियल भी पैक कर लेते हैं बैक्टीरिया इसमें, सही बात है। नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये बात भी सही है। आगे चलो, विच इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। प्लीज रिमेंबर, जब तुम्हें प्रोटीन बनाना है तो तुम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाओगे, जब तुम्हें लिपिड बनाना है मेरे प्यारे बच्चों तो तुम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाओगे। जब इन दोनों को मॉडिफाई कराना है, और मॉडिफाई करा के क्या क्या बनाना है, प्रोटीन के साथ भी ग्लाइको कंपोनेंट लगा दो, ग्लाइकोप्रोटीन, और इस लिपिड के साथ भी ग्लाइको कंपोनेंट लगा दो, ग्लाइकोलिपिड। तो जब तुम्हें इन्हें मॉडिफाई कराना है और तुम्हें पैक करना है इनको, तो मॉडिफाई एंड पैकेजिंग, उसके लिए तुम्हें कहां जाना पड़ेगा, गोल्जी के पास जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा, गोल्जी के पास जाना पड़ेगा। जब गोल्जी के पास जाओगे, ध्यान से सुनो, गोल्जी के पास जाओगे तो ये गोल्जी के सिस्टर ने है,
गोल्जी इस तरीके का कुछ नजर आता है तुम्हें। तो गोल्जी के जब पास जाओगे तो गोल्जी के दो सरफेस होते हैं, ये जो कन्वेक्स सा सरफेस है, ये इसका सिस सरफेस है या कन्वेक्स सरफेस है, इसको फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं। तो प्रोटीन वाला जो तुम्हारा पैकेट है, जो इससे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन वाला पैकेट निकला, वो पैकेट कहां पे जाके फ्यूज करेगा, इसके सिस सरफेस के साथ, फिर मॉडिफाई हो जाएगा, फिर वो मॉडिफाई हो जाएगा। अब मान लो ये ब्लू कलर का था ना, तो इस ब्लू कलर के ऊपर ग्लाइको कंपोनेंट लग गया, ये ग्लाइको कंपोनेंट लग गया, ये मॉडिफाई हो गया। तो अब ये बाहर निकलेगा, कौन से वाले फेज, मॉडिफाई होकर बाहर निकला, और पैकेजिंग भी हो गई, किसकी मेम्ब्रेन में पैक हुआ, आपके गोल्जी की। और जिस सरफेस से ये बाहर निकला उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं बेटा जान मैच्योरिंग फेज, उससे मैच्योर चीज बाहर आती है, या फिर ट्रांस फेज, या फिर कॉन्केव फेज। एक नहीं अनेकों नाम है ना, नाम से ऑब्सेस्ड। तो आंसर क्या आएगा, तो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड गोल्जी में बनेंगे, गोल्जी में बनेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कह रहा है मेच्योर सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस है। मेच्योर सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता, इन्यूक्लिएटेड, वो तो न्यूक्लियस लेती है कंपेनियन सेल से, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस शेयर करती है। तो ये गलत हो गया आपका, आपने इनकरेक्ट ढूंढना। बाकी देख लो, माइक्रोबॉडीज प्लांट एनिमल दोनों में होते हैं, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है। बिल्कुल लास्ट में अपनी एनसीईआरटी के इस चैप्टर के लास्ट पेज पे पहुंच जाओ, वहां पे स्टेटमेंट मिलेगी माइक्रोबॉडीज के बारे में। पेरीन्यूक्लियर स्पेस एक बाउंड्री बनाती है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियर पोर पैसेज की तरह एक्ट करते हैं, बाकी सारी बातें सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आरईआर के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम नहीं होते, प्रोकैरियोट के पास सिर्फ आरईआर होता है, भाई प्रोकैरियोट के पास तो कुछ भी नहीं होता, लुक्खा है वो तो ये गलत हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन किस काम आएगा, प्रोटीन नहीं बनाएगा, वो तो आपकी आरईआर बना रही है ना। तो मोटिलिटी, मोटिलिटी मूवमेंट में काम आता है आपका साइटोस्केलेटन, मोटिलिटी में काम आता है। क्यों, कौन कौन से आपके साइटोस्केलेटन, तीन चीजें तुमने साइटोस्केलेटन में पढ़ी हैं, माइक्रोफिलामेंट, ये सबसे छोटे होते हैं, इससे बड़े होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, और इनसे भी बड़े होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। और इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9+2 अरेंजमेंट से आपके पास फ्लैजिला या सिलिया बनता है। और ये किस चीज में मदद करता है, मोटिलिटी में। किस में मदद करता है बेटा जान, मूवमेंट में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन, चलो जी अगला चैप्टर शुरू हो गया। अब हमारा सेल साइकिल या सेल डिवीजन शुरू हो गया। दो टाइप की डिवीजन हमने करनी है, कौन कौन सी, एक हमने करनी है माइटोसिस, एक हमने करनी है मियोसिस। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। इसके अंदर क्यों, इसके अंदर एक सेल के अंदर अगर 46 क्रोमोसोम है तो उससे बाद में 2 सेल बन जाएंगे और दोनों सेल्स के पास 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे। तो क्रोमोसोम नंबर स्टेज द सेम, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। अगर आप मियोसिस की तरफ जाओगे तो अगर आपके एक सेल के पास 46 क्रोमोसोम है तो आपके पास आगे 4 सेल बन जाएंगे और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सब में 23 23 23 और 23 हो जाएगा। इसीलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। क्यों, रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर, रिड्यूसेस क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, आधा कर देता है क्रोमोसोम नंबर को। आओ जी अब हम शुरू करते हैं अपनी माइटोसिस। अगर आप मोटा मोटा अपनी सेल साइकिल को देखोगे, अगर आप मोटा मोटा सेल साइकिल को देखोगे बेटा जान, तो एक तो सेल की पूरी जो लाइफ स्पैन है ना वो उसकी सेल साइकिल है, जो उसका पूरा जीवन काल है वो उसकी सेल साइकिल है। तो इस सेल साइकिल, अब आपको अलग अलग ना वो भी गिनतियां भी दी हुई हैं, जैसे दिया हुआ है कि अगर तुम किसी यूकैरियोट के सेल को या तुम किसी ह्यूमन सेल को देखोगे तो उसका जीवन काल है 24 घंटे, 24 घंटे तक जीवित रहेगा वो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर तुम देखोगे 24 घंटे बाद डिवाइड कर जाता है। अगर तुम ऐसे ईस्ट को देखोगे, फंजाई अपना यूनिसेल्युलर, उसमें 90 मिनट्स दिया हुआ है। ऐसे ही ई कोलाई को देखोगे अगर बैक्टीरिया को, तो उसमें 20 मिनट है। तो जैसे जैसे सेल कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है उसका जो जीवन काल है बढ़ता जा रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ उसकी जो उसकी सेल साइकिल की ड्यूरेशन है वो भी बढ़ रही है। रुको, बहुत ज्यादा ठंड लग गई, बहुत ज्यादा ठंड लग गई, चलो अब फोन कर रहे हो।
हेलो हेलो। भारत सरकार की सीड फंड प्रोग्राम से आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, क्लास ले सकते हो। वेले आ जाओ फिर मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। हम्म, आ जाओ जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ मेरे चमकते हुए सितारों, मेरी बिल्लियों, आओ। अब जब तुम हर सेल साइकिल में देखोगे तो उसकी दो स्टेजेस आती हैं। एक बार एक सेल मान लो डिवाइड हुआ, ये छोटा सा एक नन्ना मुन्ना सेल बना, छोटा सा बेबी है, फिर ये सेल बड़ा होगा, फिर ये फिर से डिवाइड करेगा। तो सेल जब छोटा सा होता है फिर वो बड़ा होता है, नई सेल डिवीजन की तैयारी करता है, तो इसके उस टाइम को कहते हैं हम इंटरफेस। क्या कहते हैं बेटा जान? इंटरफेस कहते हैं। तो ये यहां से लेके जितना भी ये ब्लू एरिया है ना, यहां से लेके यहां तक सेल किसमें है? इंटरफेस के अंदर है। सेल अपनी जिंदगी का 95% टाइम, 95% टाइम किसमें गुजारता है? इंटरफेस के अंदर गुजारता है। 5% टाइम में वो क्या करता है? वेले काम। 5% टाइम में वो करता है एम फेज। ये है डिवीजन वाला फेज। एम फेज में क्या होना है मेरे प्यारे बच्चों? डिवाइड करना है उसने। अब जब डिवाइड भी करना है ना, अब जब डिवाइड भी करना है, चलो एम फेज में ऊपर लिख रही हूँ, ये काले वाला एम फेज है, ठीक है, ये काले वाला एम फेज है। जब डिवाइड भी करना है तो दो फेज में डिवाइड करता है। पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, तो पहले कैरियोकाइनेसिस है, पहले कैरियोकाइनेसिस है, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल डिवीजन होनी है। समझ आ गई मोटी मोटी बात? तो सेल का ज्यादातर 95% टाइम किस में गुजर रहा है? इंटरफेज में। फिर उसके बाद 5% टाइम में क्या कर रहा है? एम फेज। एम फेज के दो स्टेजेस, पहले न्यूक्लियर डिवाइड होगा, फिर उसके बाद सेल डिवाइड होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। अब जो आपका इंटरफेज है उसकी फर्दर 3 स्टेजेस होती हैं। एक होती है जीवन स्टेज, ये ग्रोथ स्टेज है या गैप फेज है, कहते हैं इसको। इसमें ग्रोथ ले रहा है, चल छोटा था बड़ा हो रहा है, मतलब अपनी प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन इंक्रीज करेगा, सेल ऑर्गेनली जो भी इसको चाहिए भाई जिंदगी के लिए वो बढ़ाएगा, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, मोटी मोटी बात है, ग्रोथ कर रहा है। फिर आएगा बेटा जान उसके बाद, अगर तो आपका ये सेल सोच गया मेरे को तो हार्ट का सेल बनना है या मेरे को तो नर्व सेल बनना है, फिर ये क्या करेगा? ये जीवन से एग्जिट मार लेगा, जीवन से एग्जिट करेगा। देखो जीवन से बाहर निकल जाएगा, तो एग्जिट जीवन स्टेज, जीवन स्टेज को एग्जिट करके और सस्पेंड करेगा सेल साइकिल को, सस्पेंड सेल साइकिल, इस सेल साइकिल को थोड़े टाइम के लिए रोक देगा और किस में पहुंच जाएगा? जी नॉट स्टेज में पहुंच जाएगा। ये वो सेल है जो डिफरेंशिएट कर जाते हैं, जो कोई एक काम पकड़ जाते हैं। आपके एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दिया हार्ट सेल, आपकी एनसीईआरटी ने आपका कार्डियक सेल, हार्ट सेल एक एग्जांपल दिया। फिर उसके बाद हो सकता है कोई सेल ये सोचे कि मेरे को नहीं डिवाइड कर, मैं नहीं करता कोई काम डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट, मैं तो डिवाइड करूंगा फिर से। अगर सेल फिर से डिवाइड करना चाहता है मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर वो पक्की बात है एस फेज में आ जाएगा। एक बार अगर कोई सेल एस फेज में घुस गया मतलब पक्का हो गया, अब ये डिवाइड करेगा ही करेगा। ये बात सोच लो कि एस फेज में आने का मतलब है डिवाइड करेगा ही करेगा, डिवाइड करेगा ही, फिर ये पुष्पा बन जाएगा, फिर ये किसी की नहीं सुनेगा, डिवाइड करेगा पक्की बात है। और कौन कौन सी हरकतें? 3 हरकतें आपके एस फेज के अंदर होनी है। एक तो बेटा जान डीएनए की रेप्लिकेशन, एक मेरे प्यारे बच्चों डीएनए की रेप्लिकेशन, एक मेरे प्यारे बच्चों डीएनए किस पे रैप होगा? हिस्टोन के ऊपर, तो हिस्टोन भी डुप्लीकेशन है ना, हिस्टोन का अमाउंट भी डबल करो। और साथ ही डीएनए को जब बांटना है तो क्या चाहिए? सेंट्रियोल चाहिए, सेंट्रोसोम चाहिए, तो सेंट्रोसोम भी डबल करो। यहाँ पे तीनों चीजें, सेंट्रोसोम भी डबल करो, सारी चीजें डबल करो, डबल करेंगे डबल करेंगे। तो डीएनए डबल हो गया, हिस्टोन भी डबल हो गया और सेंट्रोसोम भी डबल हो गया। अब मेरी बात सुनो, जो क्रोमोसोम तुम्हारा पहले ऐसा सा दिख रहा था, पहले जो क्रोमोसोम तुम्हारा ऐसा दिख रहा था, है ना, एक पी आर्म है एक क्यू आर्म है, ऐसा दिख रहा था। अब ऐसे क्रोमोसोम को ना तुम मोनाड कहते हो, मोनाड कहते हो। अब डीएनए की रेप्लिकेशन के बाद वो क्रोमोसोम तुम्हारा ऐसा दिखेगा। यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, लेकिन यहां पर एक क्रोमैटिड है, यहां पे क्रोमैटिड दो हो गए, ये दो सिस्टर क्रोमैटिड बन गए, है ना, बहनें इकट्ठी जुड़ी हुई है, एक ही घर में रह रही है। तो बेटा जान इसको आप बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे? दिस इज डायाड। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? डायाड। तो इसमें क्या होगा? प्लीज रिमेंबर एस फेज के अंदर
डीएनए कंटेंट या ये आपका क्रोमोसोम कंटेंट डबल हो गया, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 बन गए। अगर यहाँ पे क्रोमोसोमल कंटेंट 2C था, प्लीज रिमेंबर यहाँ पे अगर क्रोमोसोमल कंटेंट 2C था तो यहाँ पर वो क्रोमोसोमल कंटेंट 4C हो जाएगा। तो क्रोमोसोमल कंटेंट डबल होता है लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्टेज द सेम। यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 ही है भाई, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ा, बस क्रोमैटिड डबल हो गए हैं उसके। तो अगर यहाँ पर 2n है क्रोमोसोम का नंबर तो यहाँ पर भी 2n ही रहेगा। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है, एस फेज के बारे में, कि डीएनए कंटेंट डबल्स, जो आपका डीएनए का कंटेंट है वो डबल होगा, ठीक है, बट क्रोमोसोमल नंबर स्टेज द सेम। लेकिन क्रोमोसोमल नंबर स्टेज द सेम, हाँ। ये क्या, इनको स्पैमियों को शर्म नहीं आती? ये देखो, अंशु सैनी, स्पैम, स्पैमिए, स्पैमर, भाग गए यहाँ से। क्या आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए? मैं आपको एक ओटीपी शेयर कर रहा हूँ, आप वो ओटीपी मुझे बता देना, फिर आपके अकाउंट में 5 लाख आ जाएंगे। आप बुद्धू समझते, हटो यहाँ से। चलो आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फिर उसके बाद तो ये पता चल गया 3 चीजें डबल करनी है, डीएनए कंटेंट डबल, हिस्टोन डबल, सेंट्रोसोम डबल, और जेनेटिक कंटेंट भी डबल, है ना। डीएनए रेप्लिकेट हो गया ना, जेनेटिक कंटेंट डबल, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्टेज द सेम। फिर उसके बाद आएगा G2। तो अब आपको सेल डिवीजन के लिए जो भी प्रोटीन चाहिए, मान लो आपने ट्यूबुलिन प्रोटीन एक्स्ट्रा बनानी है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनने हैं, स्पिंडल बनना है, तो फिर से प्रोटीन बना लो, प्रोटीन फॉर्मेशन जो भी एक्स्ट्रा तुम्हें सेल डिवीजन के लिए चाहिए, जो भी तैयारी करनी है वो कर लो G2 में। फिर से ग्रोथ या गैप फेज आ जाएगा। फिर उसके बाद G2 के बाद शुरू हो जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेज, दैट इज माइटोसिस। आ जाओ अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अब अगर आप माइटोसिस की बात करोगे, मैंने आपको बताया कि मेरे प्यारे बच्चों, माइटोसिस के अंदर आपने याद रखना है, इसमें पहले कैरियोकाइनेसिस होगा। क्या होगा पहले? कैरियोकाइनेसिस, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन। और न्यूक्लियर डिवीजन में आप उसकी स्टेजेस याद रखोगे, पीमैट। पीमैट मतलब सुसु करने वाला मैट, है ना, पीमैट। तो कौन कौन सी हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो ये आपकी स्टेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज के अंदर क्या क्या होगा? देखो जी, आपके सारे के सारे, मैं फटाफट अब बता रही हूँ, सारी चीजें किन्होंने हम लिखेंगे नहीं। प्रोफेज के अंदर मेन क्या है कि सारी की सारी, हाँ लिख दूं यार, चलो। प्रोफेज के अंदर होगा क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी, है ना। सारे के सारे सेल ऑर्गेनली गायब हो जाएंगे, ये सब गायब हो जाएंगे। और आपके क्रोमोसोम की क्या चलती है बेटा जान? कॉन्डेंसेशन। क्रोमोसोम की कॉन्डेंसेशन चलेगी। मैंने हाथ ऐसा क्यों किया हुआ मेरे को भी नहीं पता। फिर उसके बाद प्रोफेज के बाद आया मेटाफेज। मेटाफेज कब शुरू होता है? मेटाफेज की बिगिनिंग कब होती है? बिगिनिंग याद रखो भाई, बिगिनिंग कब? जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स। जैसे ही आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुई तो आपका मेटाफेज शुरू हो गया। मेटाफेज के अंदर होना क्या है? ये देखो जी, जो आपके क्रोमोसोम है वो आके सेंटर में अलाइन हो जाएंगे, आपके सेल के सेंटर में। तो क्रोमोसोम कहां पे अलाइन हो जाएंगे? मेटाफेजिक प्लेट पे। जितने भी क्रोमोसोम थे वो आपके आकर इस तरीके से आपके सेल प्लेट पे अलाइन हो जाएंगे, सेल के सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। ये होगा आपके मेटाफेज के अंदर। प्लीज रिमेंबर, ये सेंटर में इनको लेकर कौन आएगा? सेंटर में इनको कौन लेकर आएगा मेरे प्यारे बच्चों? इनको लेकर आएंगे स्पिंडल फाइबर। इनको सेंटर में कौन लेकर आएंगे? स्पिंडल फाइबर लेकर आएंगे। ये स्पिंडल फाइबर किस जगह पर अटैच होते हैं? क्विक रिवीजन। स्पिंडल फाइबर किस जगह पर अटैच होते हैं? तो स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं काइनेटोकोर पे, आपके क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पर अटैच होते हैं। तो मेटाफेज में क्रोमोसोम आके इस तरीके से अलाइन हो गए, और जहां पे अलाइन हो रहे हैं इस जगह को आप कहते हो मेटाफेजिक प्लेट। अब नेक्स्ट स्टेज आएगा एना। एना में हमेशा चीजें टूटनी है, बिछड़नी है। अब एनाफेज, जो माइटोसिस का एनाफेज है, वहां पे क्या होगा? अब अगर ये क्रोमोसोम था, ये क्रोमोसोम टूटेगा, आपका क्रोमोसोम टूटेगा, तो सेंट्रोमेयर स्प्लिट होगा। मैं लिख देती हूं यहां पे, ठीक है, सेंट्रोमेयर स्प्लिट होगा मेरे प्यारे बच्चों।
स्प्लिट होगा और सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाएंगे। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाएंगे। एक सिस्टर क्रोमैटिड एक सेल की तरफ चला जाएगा, दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड दूसरे सेल की तरफ, तो वो एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बन जाएंगे और अलग अलग सेल्स की तरफ चल पड़ेंगे, है ना। वो ऊपर वाले पोल की तरफ चला जाएगा, एक नीचे वाले पोल की तरफ चला जाएगा। टीलोफेज में कुछ नहीं होना, टीलोफेज इज रिवर्स ऑफ प्रोफेज। जो प्रोफेज में हुआ उसका वो रिवर्स कर दो, रिवर्स ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में अगर कोई चीज गायब हुई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुई, फिर से आ जाओ, सेल ऑर्गेनेली गायब हुए, फिर से आ जाओ, क्रोमोसोम की कॉन्डेंसेशन हुई, यहाँ पे क्रोमोसोम की डीकॉन्डेंसेशन कर दो, फिर से खोल दो उन्हें, तो बस इसका उल्टा कर दो तो ये बन जाता है। एक मिनट डायग्राम पहचानने देख लो भाई, ये आपको समझ आना चाहिए। अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है तो ये अर्ली प्रोफेज है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल ही टूटने वाली हो गई है तो ये लेट प्रोफेज है। अब जब आप मेटाफेज में पहुंचोगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब अंदर नहीं नजर आ रही और जो आपके क्रोमोसोम्स हैं मेटाफेज के शुरुआत में उसको पकड़ा हुआ है, आप वो सेंटर की तरफ आना शुरू हो गया क्रोमोसोम। और मेटाफेज प्रॉपर जब होगा तो फिर क्रोमोसोम विल अलाइन एट द मेटाफेजिक प्लेट। फिर बेटे यहाँ पे एनाफेज के अंदर क्या होगा, कौन सेपरेट हो रहा है, सेंट्रोमियर का स्प्लिट हुआ और सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग हो गए। सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग हो गए। जो आपका क्रोमोसोम ऐसा नजर आता था, जो आपका क्रोमोसोम ऐसा नजर आता था तो इसमें स्प्लिट आ गया। कैसे, अब एक सिस्टर क्रोमैटिड ऊपर की तरफ जाएगा और दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड नीचे की तरफ जाएगा, है ना। इनको स्पिंडल फाइबर खींच रहे हैं। एक चीज याद रख लेना, जब भी आपके ये क्रोमोसोम मूव करेंगे ना तो हमेशा सेंट्रोमियर आगे की तरफ होगा, सेंट्रोमियर मुंह आगे की तरफ होगा, आर्म्स पीछे की तरफ होंगी, ये बात याद रख लेना। फिर उसके बाद टीलोफेज के बाद क्या होना है, अब पी मैट खत्म हो गया, सुसु वाला मैट खत्म, न्यूक्लियर डिवीजन हो गई। अब आपने क्या करना है, साइटोकाइनेसिस करना है। साइटोकाइनेसिस के अंदर प्लांट सेल के अंदर अलग काम होता है, एनिमल सेल के अंदर अलग काम होता है। एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, एनिमल सेल के अंदर मान लो ये दो न्यूक्लियस बन गए थे, अब एनिमल सेल के सेंटर में सेल फरो बननी शुरू हो जाएगी, सेल फरो बननी शुरू हो जाएगी और फिर ये दो सेल में बंट जाएगा। ये जो सेल फरो बनी, ये जो बीच में इसके गड्ढा बनना शुरू हुआ, ये बच्चों माइक्रोफिलामेंट ने बनवाना होता है। तुमने पढ़ा था ना, तुमने अपना सेल साइटोस्केलेटन पढ़ा है ना, तो माइक्रोफिलामेंट ये गड्ढा बनवाता है। प्लांट सेल की अगर तुम बात करोगे, ये मान लो तुम्हारा प्लांट सेल है और ये उसके दो न्यूक्लियस हो गए, तो प्लांट सेल के केस में ना इसका जो गोल्जी है वो कुछ सिक्रीशन करता है। गोल्जी की कुछ सिक्रीशंस होती हैं जो कि आकर सेंटर में, यहाँ पे सेंटर में इकट्ठी होने लग जाती हैं और सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाएंगी, मतलब सेंट्रीफ्यूगल डेपोजिशन होती है। सेंट्रीफ्यूगल सेंटर से दूर, सेंटर से शुरू होगी और सेंटर से दूर की तरफ जाएगी, सेंट्रीफ्यूगल डेपोजिशन होती है, ठीक है। और इस डेपोजिशन को आप फ्रेगमोप्लास्ट बुलाते हो और ये करती कौन है, गोल्जी करती है। और बेटा जान इसके अंदर होता क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट होता है इसके अंदर। जब ये पूरी बन जाएगी तो आप इसको सेल प्लेट बुलाओगे और यही सेल प्लेट आगे जाकर आपका मिडल लेमेला बनती है। दो सेल्स के बीच की जो मिडल वॉल है, यही सेल प्लेट आगे जाके मिडल लेमेला बनती है जी, ठीक है। देख रहे हो, फिर देख रहे हो किन्नू मैम के बोलने की, तुम कुछ सुन भी रहे हो कि तुम सारे ला 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 ला। और प्रीति तुम बताओ क्या चल रहा है आजकल, और जीता तुम बताओ, और जीतू तुम बताओ, आपस में गप्पे। लड़कियों, जिस लड़के ने तुमसे कुछ भी पूछा, आईडी दे दो, ये दे दो, उसका घर का एड्रेस लेकर राखी भिजवा देना। राखी आने वाली है, ऐसे भी ज्यादा दूर नहीं रही। और जिस लड़की ने तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की, तुम बस अपनी हिम्मत बचा के रखना। तुम राखी तो कभी नहीं भेज पाओगे, इतनी हिम्मत नहीं आएगी तुम्हारे अंदर, पर तुम सिर्फ सख्त लौंडे बन के रहना, ठीक है। मजबूती रखो मन में। बच्चों पढ़ लो अभी थोड़ा सा, आजकल पढ़ाई का टाइम चल रहा है। ये जो तुम्हारी आशिकियां निकल के सामने आ रही है ना, पेरेंट्स देख लेंगे। मेरा मन तो करता है जो आशिकी कर रहा हो ना यहाँ पे बैठ के, पेरेंट्स देख लें, तुम्हें चपलिंग हो जाए, तुम्हारी चपलिंग इस चप्पल से पिटाई, मजे आ जाए फिर किनू मैम को। आओ फिर नेक्स्ट होता है मियोसिस। तो मियोसिस बेटा दो स्टेजेस में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। हमेशा ही जो आपका मियोसिस है वो दो स्टेजेस में होगा, एक होगा मियोसिस 1 और एक होगा मेरे प्यारे बच्चों मियोसिस 2। फिर इन दोनों के बीच में दो स्टेज आती है, उसको हम बोलते हैं
इंटरकाइनेसिस, इन दोनों के बीच की स्टेज को हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। फिर मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद मियोसिस 1 में भी वही होना है, पहले कैरियोकाइनेसिस फिर न्यूक्लियर डिवीजन, सॉरी पहले न्यूक्लियर डिवीजन फिर साइटोकाइनेसिस। अब इसकी जो कैरियोकाइनेसिस है, देखो जी, इसकी जो कैरियोकाइनेसिस है उसमें भी वही स्टेजेस आएंगे बच्चों, पी मैट, सुसु करने वाला मैट। लेकिन इसका जो प्रोफेज है ना, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, क्योंकि मियोसिस 1 है, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। लेकिन बेटा जान जो इसका प्रोफेज है ना उसमें आगे स्टेजेस है, तो उसमें कौन सी स्टेजेस हैं, लेजी पड़ी दिया। तो कोई दिया नाम की लड़की है, बिल्कुल लेजी पड़ी हुई है, काम कर नहीं रही, ठीक है, दिया बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। तो ले से क्या आएगा बेटा जान, लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, जाई से आएगा जाइगोटीन, प से आएगा पैकिटीन, डी से आएगा डिप्लोटीन, और दिया से आएगा डायकाइनेसिस। फिर उसके बाद मेटाफेज 1, एनाफेज, टीलोफेज 1, ठीक है। इसी तरीके से फिर जो आपका मियोसिस 2 होता है, दिस इज सिमिलर टू माइटोसिस, ये बिल्कुल माइटोसिस जैसा ही होता है, दिस इज एग्जैक्टली लाइक माइटोसिस। अब इसके स्टेजेस देख लो जरा, अब ये है तो प्रोफेज, तो इसमें होना तो वही है भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब करो, तो यहाँ पे गायब होनी शुरू होगी लेप्टोटीन से और डायकाइनेसिस तक जाके गायब हो जाएगी। सेल ऑर्गेनली गायब करने शुरू करो, न्यूक्लियर आपके क्रोमोसोम की कॉन्डेंसेशन करनी शुरू करो, वो सारी चीजें तो तुमने यहाँ पे करनी ही है, वो तो हो ही रही होंगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, वो सारी चीजें डिसअपीयर करो, है ना, चीजें डिसअपीयर करो, कॉन्डेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम करो, वो सारी चीजें तो इसमें चलनी है, ऊपर से लेके नीचे तक चल रही होंगी। लेप्टोटीन में वही फिर कॉन्डेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, कॉन्डेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। जाइगोटीन में ना कुछ खास होता है, इसमें प्रेम कहानी शुरू होती है, दो प्रेमी पास पास आएंगे, तो होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आते हैं, तुम्हारी मम्मी वाला क्रोमोसोम, तुम्हारे पापा वाला क्रोमोसोम जो तुम्हारे अंदर है, जब तुम्हारे अंदर गैमीट बनते हैं तो तुम्हारी मम्मी वाला क्रोमोसोम नंबर 1, तुम्हारे पापा वाला क्रोमोसोम नंबर 1 पास पास आते हैं, प्रेमी मिले। तो जाइगोटीन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग, जो ये पेयरिंग होती है तो बेटा जान इसको बोलते हैं साइनैप्सिस। तो ये साइनैप्सिस बनते हैं इसमें, और इसके लिए ये मान लो एक होमोलोगस क्रोमोसोम है दूसरा, और इनके बीच में साइनैप्सिस बनने के लिए बीच में एक प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स होता है, उसे साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब ये 2 क्रोमोसोम है तो इसलिए इसको बाइवेलेंट बुलाएंगे, बाइवेलेंट फॉर्मेशन, बाइवेलेंट बना यहाँ पे। अब इसके अंदर तुम्हें कितने तुम्हें इसमें क्रोमैटिड दिख रहे हैं, एक ये, 1 2 3 और 4 क्रोमैटिड दिख रहे हैं, इसलिए इसको टेट्राड भी बुलाते हैं। तो टेट्राड या बाइवेलेंट यहां पे बना। पैकेटिन स्टेज के अंदर ना टेट्राड या बाइवेलेंट क्लियर दिखते हैं, टेट्राड या बाइवेलेंट बिकम्स क्लियर, तो क्लियर, बड़े क्लियर, साफ साफ नजर आने लग जाते हैं। पैकेटिन बने ऊपर, नजर साफ साफ आने शुरू है यहाँ पर, और यहाँ पे अब प्रेम हो ही गया तो प्रेम निशानी भी होगी, प्रेम निशानी बांटी जाएगी, है ना। तो पैकेटिन स्टेज के अंदर क्या होगा बेटा जान, एक एंजाइम आएगा रिकॉम्बिनेज, तो PR, प्यार याद रखो, पैकेटिन स्टेज में रिकॉम्बिनेज एंजाइम आएगा और उससे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर, जानते हो ना क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज, तो मम्मी पापा वाले क्रोमोसोम एक्सचेंज करेंगे जेनेटिक मटेरियल का। अब जब प्रेमी यही हरकतें करें तो पकड़े जाते हैं, है ना, ऐसे ही पकड़े जाते हैं लोग, किसी के पास किसी का मोबाइल मिल गया, कोई लव लेटर मिल गया तो पकड़े गए, पकड़े जाने पे मम्मी पापा सारे भाई खींचेंगे, है ना, लड़की को अपनी तरफ लड़के को अपनी तरफ। तो डिप्लोटीन स्टेज में क्या होगा, साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाएगा और क्रोमोसोम सेपरेट होने लगेंगे। जब सेपरेट होने लगे ना, हाथ पकड़ लेंगे अपना, तो जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई है, जहां पे एक्सचेंज हुआ है जेनेटिक मटेरियल का, वहां पे पकड़ लेंगे एक दूसरे को। तो खींच रहे हैं सारे इनको, प्रेमी जुगल को दूसरे से दूर, और उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है। तो डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है बेटा जान, आपका कॉम्प्लेक्स, आपके साइनैप्स तो टूट जाते हैं, लेकिन क्याजमेटा फॉर्मेशन होता है, क्याजमेटा फॉर्मेशन होता है। क्याजमेटा क्या है, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहां पे क्रोमोसोम अभी भी जुड़े हुए हैं। डायकाइनेसिस अब हाथ भी छूट जाने हैं, लास्ट में कितनी जोर से हाथ पकड़ लेंगे, हाथ भी छूट जाएगा। तो लास्ट में डायकाइनेसिस में क्या होगा, क्याजमेटा भी टूट जाएगा। तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा, प्रेम स्टोरी खत्म। तो डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा। अब यहां पे जब इसका मेटाफेज होता है ना, ध्यान से मेरी बात सुनो, इसके मेटाफेज के अंदर एक स्पेशल चीज होती है। वहां पे तो क्रोमोसोम अलाइन किए थे मेटाफेजिक प्लेट में, यहां पे होमोलोगस पेयर,
हमेशा क्रोमोसोम यहाँ पे पेयर में अलाइन होंगे। तो यहाँ पे मेटाफेज 1 में क्या होगा, होमोलोगस पेयर लगेगा सेंटर में, एक एक क्रोमोसोम नहीं, होमोलोगस पेयर आके लगेगा सेंटर में। तो एनाफेज 1 के अंदर फिर सेपरेट कौन होगा, अगर आप एनाफेज 1 की बात करोगे तो सेपरेट कौन होगा, होमोलोगस पेयर, ये एक उधर एक इधर, तो होमोलोगस पेयर सेपरेट, होमोलोगस पेयर सेपरेट। और यही वो स्टेज है, प्लीज रिमेंबर, यही वो स्टेज है जहां पे आपका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। टीलोफेज में तो फिर वही, अब सारे क्रोमोसोम अपने अपनी जगह पे पहुंच गए, अब फिर वही आपका क्रोमोसोम जो मटेरियल है वो डीकॉन्डेंसेशन करेगा, आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आएगी, सेल ऑर्गेनेली वापस आएंगे, वो टीलोफेज तो वही है। फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस, 2 में बट जाएंगे, फिर मियोसिस 2 व्हिच इज सिमिलर टू माइटोसिस। आ जाओ फिर अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, बल्ले बल्ले शाबा शाबा, कितने है क्वेश्चन करने शुरू करो। 2 बेसिक स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल, जिसको नहीं आया वो सबसे बड़ा गधा। तो इंटरफेज और एम फेज, ये हैं 2 स्टेजेस, इसके अलावा तो और कोई स्टेज है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, एम फेज के अंदर जो डिफिजन होता है साइटोप्लाज्म का, उसको क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस, उसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। जीवन फेज के अंदर जो सेल डिवीजन होती है, अच्छा नहीं, जीवन फेज में जो सेल, जीवन स्टेज और फेज ऑफ सेल डिवीजन, उसके अंदर क्या होता है देखो, आरएनए और प्रोटीन, हाँ डीएनए थोड़ी बनेगा, डीएनए नहीं बनेगा। और सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन एस फेज के अंदर होती है, डीएनए भी एस फेज के अंदर बनता है। सेल तो वैसे ही माइटोस एम फेज में जाके डुप्लीकेट करेगा। आंसर आ जाएगा ए। Which among the following cells of human body are found in G naught phase? G naught phase मतलब differentiated, एपिडर्मल सेल भी differentiated है, रेड ब्लड सेल भी differentiated है। none of the above तो आंसर है ही नहीं, all of the above होता तो ठीक रहता। लेकिन अब एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दिया हुआ है, अगर ऐसा टाइम आ जाए तो फिर मैं क्या चुनती, जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है कि एनसीईआरटी जी जो आपने बोला वही है जी नॉट में, बाकी तो सारे पागल है ना, बाकी तो सारे डिफरेंशिएटेड है ही नहीं। इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल इनिशिएशन ऑफ कॉन्डेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, तो कॉन्डेंसेशन कब शुरू होता है, प्रोफेज में, प्रोफेज में कॉन्डेंसेशन शुरू होता है। द सेंट्रियोल, सेंट्रियोल कब ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं, प्रोफेज में, सेंट्रियोल भी मूव करते हैं प्रोफेज में। माइटोटिक पॉइजन्स जैसे कि कॉल्चिसिन, ये एक माइटोटिक पॉइजन है, ये क्या करता है बेटा जान, ये सेल वॉल नहीं बनने देता, ये क्या नहीं बनने देता, आपके सॉरी स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होने देता, स्पिंडल नहीं बनने देता। तो आपका डीएनए का कंटेंट डबल हो गया, लेकिन सेल डिवाइड किए नहीं, तो सेल आपके पास ना क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है इसमें। तो वन सच केमिकल इज कॉल्चिसिन विच इंटरफेयर्स विद स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग स्पिंडल कब बनने हैं, मेटाफेज में। तो आंसर आ जाएगा सी, है ना, मेटाफेज में स्पिंडल नहीं बनने देता ये। जब कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, जब कैरियोकाइनेसिस हो जाए, न्यूक्लियर डिवीजन हो गया अब, लेकिन सेल डिवीजन हो नहीं, तो फिर क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, ऐसे सेल बन जाएंगे जिनके अंदर ज्यादा न्यूक्लियस है। Which of the following is not a significance of mitosis? जो इसके सेल्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। रेस्टोरेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, हाँ सेल अगर जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाए तो उसकी न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बिगड़ जाती है, माइटोसिस से आप उसको फिर से नॉर्मल करते हो। रिप्लेसमेंट ऑफ डेड, एवोल्यूशन में इसका कोई रोल नहीं है, एवोल्यूशन में मियोसिस का रोल हो सकता है क्योंकि मियोसिस से वेरिएशन आती है। प्रिकर्सर सेल्स ऑफ मियोसिस, कौन से सेल डिवाइड करेंगे, सोमैटिक सेल तो मियोसिस करते नहीं, जर्म सेल करते हैं आपके, है ना, जो आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो करते हैं। तो जो पहले से ही हैप्लॉइड है वो क्यों करेगा मियोसिस, डिप्लॉइड सेक्स सेल मियोसिस करेगा, जिसने अपने अपने नंबर को हाफ करना है, क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना है, वो करेगा। कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कब होता है, लेप्टोटीन में। देखो अब प्रोफेज है नहीं यहाँ पे, अब प्रोफेज की स्टेजेस दी हुई हैं, कॉम्पैक्शन में प्रोफेज आना है ना, तो प्रोफेज की स्टेजेस क्या थी, लेजी पड़ी दिया, उसमें लेप्टोटीन में क्या होता है, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम। Which of the following events does not occur during zygote? क्या नहीं होता जाइगोटीन में, मम्मी पापा के क्रोमोसोम पास आए थे, प्रेमी जोड़ा पास आया था, साइनेप्टर मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स बना था, पेयरिंग हुई थी, बाइवेलेंट्स बन गए थे, और रीकॉम्बिनेज नहीं आया था। लेकिन रीकॉम्बिनेज कब आया था बेटा जान, कब आया था, पैकिटीन स्टेज में, पैकिटीन में, प्यार है ना, जब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन हुआ है। when paternal and maternal chromosome exchange their genetic material with each other, this event is called exchange of genetic information, को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर, ढूंढो जी। एनिमल सेल के अंदर स्पिंडल बनता है, रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस है, इक्वेशनल डिवीजन है ये,
और मियोसिस 2, आपको पता है ना मियोसिस 2 जो है वो बिल्कुल माइटोसिस जैसा है, तो उसको इक्वेशनल बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं। क्रॉसिंग ओवर में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में नहीं होती भाई क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस पेयर में, प्रेमी के बीच में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन करना होमोलोगस के बीच में। चलो फिर उसके बाद ये डायग्राम कौन सा है बताओ, अलग हो रहा है आपका ये जो क्रोमोसोम है वो अलग हो रहे हैं, एंड ये आपका एनाफेज 1 है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज द सिमिलैरिटी बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। कौन सी चीज सेम है, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग सिर्फ और सिर्फ मियोसिस में होगी, माइटोसिस में तो होती नहीं। रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स, सारे सेल्स में सारी सेल डिवीजन नहीं होती। एस फेज दोनों में होगा, एस फेज देखो है ना, जेनेटिक कंटेंट डबल दोनों में होता है। एक सेकंड मेरे प्यारे बच्चों, जस्ट अ सेकंड। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस लाइज इन, क्या है भाई मियोसिस का सिग्निफिकेंस, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर टू हाफ, ये सही है। कंसिस्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेंटेन करना सही है, वेरिएबिलिटी लाना चाहिए, सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देखो, सेल नॉर्मली प्रोसीड टू माइटोसिस विदाउट इंटरप्शन वंस इट एंटर्स G2 फेज, यही गलत हो गया। सेल विल डेफिनेटली गो टुवर्ड्स सेल डिवीजन अगर वो एस फेज में एंटर कर जाए, G2 नहीं एस फेज के अंदर ही, तो आपका एसर्जन ही गलत हो गया, एसर्जन ही गलत हो गया। डीएनए कंटेंट ऑफ इंडिविजुअल सेल एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच फेज ऑफ cell cycle can be determined by using flow cytometry. Which of the following combination of phase of cell and its corresponding DNA content can be considered correct? देखो जो आपके डिप्लॉइड सेल्स हैं वो होते हैं G1 फेज में, है ना, 2n सेल्स होते हैं, सही बात है। सेल विद ट्वाइस द नॉर्मल डीएनए कंटेंट अर्ली एम फेज, तो अर्ली माइटोसिस एम फेज में जब अभी डिवीजन नहीं हुई तो डीएनए कंटेंट डबल हुआ ही होता है, तो ये भी ट्रू है। cells with intermediate amount of DNA in the S phase, ये क्या है, what is intermediate amount of DNA? G2 के अंदर भी twice the normal, ये इसमें ऑप्शन ठीक नहीं है भाई, आपको करेक्ट ढूंढनी है ना, तो इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ डीएनए क्या है एस फेज में, ये गलत हो गया। और G2 में भी एस फेज के बाद G2 आता है, तो G2 में भी ट्वाइस द नॉर्मल डीएनए कंटेंट रहेगा, तो ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 ठीक है, ये 3 हटाओ यहां से, 1, 2, 4 ठीक है। व्हाट इज इंटरमीडिएट कंटेंट, नया ही बना दिया। चलो साइटोकाइनेसिस अकर बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन इन प्लांट, सही बात है, सेल प्लेट ग्रोज सेंट्रीफ्यूगली अवे फ्रॉम द सेंटर, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। सेल साइकिल के अंदर सीक्वेंस ढूंढो जी, क्या है सीक्वेंस, पहले G1 फिर S फिर G2 फिर M, ये सीक्वेंस पहले वाला ही सही है। अगला देखो एस फेज के अंदर क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, तो A का 4, फिर उसके बाद G2 फेज के अंदर प्रोटीन बनेगी। G1 फेज क्या है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, है ना, माइटोसिस और एस फेज के बीच में आता है। क्विसेंट को इनएक्टिव मानते हो, क्विसेंट आपकी वही G0 स्टेज को बोलते हैं, ये इनएक्टिव, ठीक है। तो A का आ गया 4, B का आ गया 1, A का 4, B का 1, सो आंसर इज, ओहो डी पे टिक कर दिया, आंसर करना था C। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग, सेंट्रियोल कब डुप्लीकेट होगा, एस फेज में, एस फेज के अंदर बात हो चुकी थी हमारी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर कब स्प्लिट होगा, एनाफेज 1 में कि एनाफेज 2 में, एनाफेज 1 में अलग हुए थे होमोलोगस क्रोमोसोम, एनाफेज 2 के अंदर स्प्लिट हुआ था सेंट्रोमेयर, और सिस्टर क्रोमैटिड अलग हुए थे, तो आंसर आएगा एनाफेज 2। व्हेन द सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड इन द मिडल, तो M से मिडल से हम मेटाफेज बोलेंगे, मेटासेंट्रिक बोलेंगे। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू, ऑल द क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर एट मेटाफेज, ठीक बात है। स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमेयर पे अटैच्ड है, नहीं जी, स्पिंडल फाइबर कहाँ अटैच होते हैं बच्चों, काइनेटोकोर। स्पीड देखो, अगर तुम यहाँ पे ऐसे हो ना, मैम थोड़ा धीरे कराओ, तो फिर बायो में तुम्हारी स्पीड नहीं है, बायो में स्पीड नहीं है, बायो में क्वेश्चन सॉल्व करते हो स्पीड चाहिए,
फुल 2 स्पीड चाहिए, तेजम तेज स्पीड। और क्योंकि आगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी टाइम बचाना है, तो अगर यहाँ पे तुम्हारी स्पीड बड़ी ही ढीली है तो पता नहीं क्या बनेगा, फिर तुम्हारा रब रखा, फिर भगवान बचाएगा तुम्हें, ठीक है, फिर और कोई नहीं बचा सकता, फिर भगवान को प्रार्थना करो। आगे देखो, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कब बनते हैं? जब क्रॉसिंग ओवर होती है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कब बनेगा? जब क्रॉसिंग ओवर होगा। रिगार्डिंग मियोसिस विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? दो स्टेजेस होती है मियोसिस की, 1 and 2। डीएनए रेप्लिकेशन होता है एस फेज ऑफ मियोसिस 2। मियोसिस 2 से पहले कोई एस फेज नहीं आता। मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 जाता है, बीच में आता है इंटरकाइनेसिस, इंटरफेज नहीं आता। इंटरफेज की स्टेजेस हैं G1S G2, इसके बीच में आता है इंटरकाइनेसिस, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मियोसिस 2 से पहले डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कौन सी स्टेज पे होता है? पैकेटिन। पैकेटिन में PR है ना, प्यार। फिर सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढो जी। टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग। टेट्राड फॉर्मेशन दिखी कब? सीन, देखो टेट्राड फॉर्मेशन होती जाइगोटीन है, लेकिन दिखती कब है आपको? पैकेटिन स्टेज में, ढंग से क्लियरली विजिबल पैकेटिन स्टेज में होती है। एनाफेज के टाइम पे सेंट्रोमियर स्प्लिट होते हैं, बात सही है। टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, बच्चों टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा, ये आपको लास्ट में डायकाइनेसिस में हाथ भी छूट गए थे, याद है? डायकाइनेसिस। तो ये सारे जो सेल ऑर्गेनेली हैं दे आर रीफॉर्म्ड ड्यूरिंग टीलोफेज, ये बात सही है। तो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर, प्रेम संबंध है ना, सिस्टर क्रोमैटिड में नहीं बन सकते, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये इसके सिस्टर क्रोम, ये आपस में, हरे वाले आपस में सिस्टर क्रोमैटिड हैं और सफेद वाले आपस में सिस्टर क्रोमैटिड हैं, तो ये नहीं करेंगे आपस में, हरे वाले आपस में और सफेद वाले आपस में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं करेंगे। हरा और सफेद नॉन सिस्टर क्रोमैटिड करेंगे, ठीक है। तो कौन आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी थी ना, तो एक आपकी बी करेक्ट है, एक आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है डी, बी एंड डी ओनली, आंसर आ जाएगा ए। फिर गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, जब G0 फेज होता है तो सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाता है। भाई नहीं, तुम्हारा हार्ट सेल क्या इनएक्टिव है, काम तो कर रहा है, तो आपकी स्टेटमेंट नंबर 1 तो इनकरेक्ट है। सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन शो करते हैं जी फेज में, तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और 2 करेक्ट है। Which of the following stages involve division of centromere? सेंट्रोमेयर कब फटेगा? एनाफेज 2 में फटेगा, एनाफेज 2 में फटेगा। Among यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए कब रेप्लिकेट होता है? एस फेज के अंदर होता है। फिर मैच द फॉलोइंग, प्रोटीन्स कब सिंथेसाइज होंगी जी? ये हमने कर लिया बच्चों, ये हम करके हटे हम भी पीछे। आगे आ गया हमारा एनाटॉमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 नॉट इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर क्या क्या तुम्हें चीजें करनी है, देखो जी, तुम्हें 2 तरीके के इसके अंदर टिश्यूज पढ़ने हैं, तुम्हें 2 तरीके के टिश्यूज पढ़ने हैं। कौन सा? एक तुमने पढ़ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक मेरे प्यारे बच्चों तुमने इसके अंदर पढ़ना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और फिर तुमने इसके अंदर पढ़ना है परमानेंट टिश्यू, और तुमने इसके अंदर पढ़ना है परमानेंट टिश्यू। कौन कौन से मेरिस्टेमेटिक, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर कितने टाइप के आगे फर्दर टाइप्स हैं। ये वो वाला टिश्यू है जहाँ पे सेल डिवाइड करता है, और परमानेंट में सेल डिवाइड नहीं करता। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर 2 टाइप का हो सकता है, एक होता है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक, एक होता है मेरे प्यारे बच्चों प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक। ये वो है जो शुरू से प्रेजेंट है सेल के अंदर, अर्ली स्टेज में आ गया था प्लांट के अंदर, अर्ली स्टेज में बना, और इसने प्लांट की प्राइमरी बॉडी बनानी है, और ये प्लांट को लंबाई में बढ़ाएगा। क्या क्या है? एक तो लेंथ इंक्रीज करता है, एक तो बच्चों ये लेंथ इंक्रीज करता है, और ये प्राइमरी बॉडी बनाता है, प्राइमरी बॉडी बनाता है, प्राइमरी शरीर मतलब उसकी सारी शाखाएं शुखाएं जो भी है इसने बनानी है प्राइमरी मेरिस्टम ने। फिर आता है सेकेंडरी मेरिस्टम, ये बाद में बनता है, सेकेंडरी मेरिस्टम बाद में बनता है, अपीयर लेटर इन लाइफ, और ये गर्थ इंक्रीज कराता है, मोटा करता है तुम्हारे प्लांट को। क्या करता है? मोटा करता है, ये लंबाई बढ़ाता है, और ये बाद में आया ये मोटा करता है। अब तुम देखो प्राइमरी मेरिस्टम के कौन कौन से टाइप्स हैं, तुम्हें 3 टाइप करने हैं प्राइमरी मेरिस्टम के। एक तुम्हारा अपाइकल मेरिस्टम, कोई जो टिप पे होता है, रूट अपाइकल मेरिस्टम, शूट अपाइकल मेरिस्टम। कौन कौन सा? रूट अपाइकल मेरिस्टम, शूट अपाइकल मेरिस्टम। और इसके अंदर हमने करना है एक्सिलरी बड, और इसके अंदर क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? एक्सिलरी बड। देखो अपाइकल मेरिस्टम, शूट अपाइकल मेरिस्टम ही पीछे कुछ सेल छोड़ जाता है जिससे कि एक्सिलरी बड बनती है आगे जाकर। तो ये रूट अपाइकल, शूट अपाइकल मेरिस्टम, इन्होंने क्या बनाना है? इन्होंने प्लांट की लेंथ इंक्रीज करनी है, इन्होंने प्लांट की लेंथ इंक्रीज करनी है।
तुम्हारे रूट अपाइकल मेरिस्टम से रूट बननी है, शूट अपाइकल मेरिस्टम से स्टेम बनने हैं, पत्ते बनने हैं। रूट अपाइकल मेरिस्टम से रूट बनेगी, शूट अपाइकल मेरिस्टम से स्टेम भी बनेंगे और लीफ भी बनेंगे, पत्ते भी बनेंगे जी शूट अपाइकल मेरिस्टम से ही। एक्सिलरी बड, इससे ब्रांचेस बनती हैं, टहनियां इसी से बनती हैं, और फ्लावर जब फूल बनने हैं तो वो भी एक्सिलरी बड से बनेंगे। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों इंटरकैलरी मेरिस्टम, एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये भी प्राइमरी मेरिस्टम है। ये तुम्हारे घास के पत्ते का एग्जांपल दिया हुआ है कि जब ऊपर से घास को खा लिया जाता है तो घास का पत्ता फिर से नया बन जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टम की मदद से। तो ये ग्रास लीफ, इसमें ग्रास लीफ का एग्जाम्पल कर लो याद। उसके बाद हम चलते हैं आपके सेकेंडरी मेरिस्टम में। अब सेकेंडरी ग्रोथ हमारे सिलेबस में नहीं रही, लेकिन फिर भी आप याद रख लो कि ये आपके डायकॉट में आपको मिलेगी और जिम्नोस्पर्म में मिलेगी। तो मोनोकॉट में तो मिलता ही नहीं है, मोनोकॉट में नहीं मिलता, इनमें प्रेजेंट होता है बस ये। फिर उसके बाद इसके तीन टाइप आपको, इसके एक इसके अंदर होता है वेस्कुलर मेरिस्टम, एक इसके अंदर, इसको ना कैम्बियम बुलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो आपका सेकेंडरी मेरिस्टम है इसके कुछ और नाम देखो, एक तो इसको कैम्बियम भी बुला सकते हो तुम, एक हम बच्चों इसको कैम्बियम बुलाएंगे, एक क्योंकि ये ग्रोथ करवा रहा है, गर्थ इंक्रीज करा रहा है, लेटरल ग्रोथ करा रहा है, तो इसको हम लेटरल मेरिस्टम भी बोलते हैं। नाम सारे याद रख लो, एक इसको आप लेटरल मेरिस्टम भी बोलोगे, एक ना इसको सिलेंड्रिकल मेरिस्टम भी बोलते हैं क्योंकि ये सिलेंडर की तरह गोल कर देता है तुम्हारे प्लांट को, एक इसको सिलेंड्रिकल मेरिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसके ना जो टाइप्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहे क्योंकि आपके सिलेबस से ही हट गया, लेकिन कैम्बियम है इसकी टाइप। तुम बस ये सोच लो कि वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ये इसके दो टाइप है। बहुत ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है, सिलेबस से हमें हमें छोड़ के जा चुका है। जो चीज हमें छोड़ के चली जाए हम क्यों याद करें उसको, है ना। छोड़ के जाने वालों को हम याद नहीं करते, जो छोड़ गया वो छोड़ गया, हम पहले बाय बोल देंगे। परमानेंट टिश्यू की अगर आप बात करो तो परमानेंट टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू या फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आएंगे आपके जाइलम और फ्लोएम। ये कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि इनके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स है। जाइलम के अंदर ही 4 टाइप के सेल, फ्लोएम में 4 टाइप के सेल, तो ये कॉम्प्लेक्स है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपके 3 एग्जांपल आएंगे, पीसीएस पंजाब सिविल सर्विसेज, पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये 3 टाइप के आएंगे। अगर बहुत सारे बच्चों, अगर आप में से किसी का मन कर रहा है मैम धीरे कराओ ना यार, मैम कितनी देर देर करा रहे हो, बच्चों ये क्विक रिवीजन सीरीज है, फिर तो इसका मतलब ही बेड़ा गर्क हो जाएगा, है ना। किसने कहा कि यहाँ पे आपको शुरू से डिटेल में एक एक वर्ड कराया जाएगा, वो भी शुरू होंगी अभी सीरीज 11th के बच्चों के लिए शुरू हो रहे वाली है, लेकिन अभी तो क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है ये, बस जिनको सब आता है, हाँ जिनको आता है या कुछ कुछ चीजें नहीं आती है उनके लिए, ठीक है। जिनको आता है रिवाइज कर रहे हैं या देख रहे हैं कि यार ये मेरे को नहीं आता, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट उनको बताने कि चलो तेरे को कुछ भी नहीं आता बेटा तो ये कर जा तू, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने बस इस बार पेपर देना है और बस अपनी आखिरी स्टेज पे है वो तैयारी की। चलो आ जाओ, तो ये आपके अपाइकल मेरिस्टम के एग्जांपल्स के आपके डायग्राम दिए, ये रूट अपाइकल का है, ये आपका रूट अपाइकल मेरिस्टम है, ठीक है। लेबलिंग में आ सकता है, तो रूट अपाइकल मेरिस्टम से सेंटर में ये वाला एरिया, ये सेंट्रल सिलेंडर जो है, इससे आपका जाइलम और फ्लोएम बनेगा, सेंटर में है सेंट्रल सिलेंडर, उसके बाहर आपका कॉर्टेक्स बनेगा, फिर उसके बाहर है आपकी प्रोटोडर्म, फिर बेटा ये आपका रूट कैप है। ये आपका शूट अपाइकल मेरिस्टम है। शूट अपाइकल मेरिस्टम को हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं लीफ प्राइमोर्डिया। शूट अपाइकल मेरिस्टम से स्टेम भी बनती है, पत्ते भी बनते हैं, लीफ प्राइमोर्डिया भी इसी से बना है। शूट अपाइकल मेरिस्टम का ही कुछ पार्ट पीछे छूट जाता है और उससे बनता है एक्सिलरी बड, इसी का कुछ पार्ट पीछे छूट गया, उसको एक्सिलरी बड कहते हैं। 3 टाइप के आपके सेल्स आपने करने हैं, पेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और मेरे प्यारे बच्चों स्क्लेरेन्काइमा। क्लेरेन्काइमा, अब देखो जी ध्यान से इसको, जो आपका पेरेन्काइमा है, पेरेन्काइमा पतला सेल वॉल है, बीच में थोड़े थोड़े इंटरसेल्युलर स्पेसेस भी मिलेंगे। इसकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की पतली सेल वॉल होती है। ज्यादातर जो प्लांट है वो पेरेन्काइमा का बना हुआ है ज्यादातर। फिर बच्चों आएगा कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा में के सीओ से याद रखना, इसमें कॉर्नर थिकनिंग होती है, कॉर्नर थिक हुए होते हैं। किस चीज से इसके कॉर्नर थिक हुए हैं, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन, सेल्यूलोज हेमी सेल्यूलोज और
पेक्टिन। फिर मेरे प्यारे बच्चों आएंगे स्क्लेरेनकाइमा, ये सबसे मोटी सेल वॉल वाले हैं, मोटी भित्ति है इनकी। और प्यारे बच्चों इनकी सेल वॉल मोटी कैसे है, लिग्निन की थिकनिंग है। और जब थिकनिंग बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये डेड हो जाते हैं। दो इसकी टाइप करनी है, एक आपने स्क्लेरेनकाइमा के फाइबर्स करने हैं और एक स्क्लेरिड्स करने हैं, जिनको कि स्टोन सेल भी बुलाते हैं। तो ये गोल गोल वाले स्टोन सेल है, ये लंबे लंबे वाले फाइबर हैं। याद रखो इसमें लिग्निन आया और इसमें सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन आया थिकनिंग में, ठीक है। सुबेरिन अभी तक नहीं आया, सुबेरिन सिर्फ और सिर्फ आप एंडोडर्मिस में पढ़ोगे जब कैस्पेरियन स्ट्रिप बनेगी, उसके अलावा आप कहीं भी सुबेरिन नहीं पढ़ोगे। आओ आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो जाइलम के कंपोनेंट्स यहाँ पे आपको दिखाए हुए हैं, तो प्लीज रिमेंबर जाइलम के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। जाइलम के वेसल हैं, प्लीज रिमेंबर वेसल सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में मिलते हैं। एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वेसल, और कहीं नहीं मिलेंगे। फिर ट्रैकीड, तो ट्रैकीड आपको जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट्स में भी मिलेंगे। फिर उसके बाद जाइलम के फाइबर्स, और जाइलम के अंदर भी कुछ पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं, ठीक है। पैरेनकाइमा सेल का काम क्या है, अगर जाइलम का काम है पानी ऊपर लेके जाना, तो पानी साइडों को भी जाना चाहिए, रेडियल कंडक्शन भी होनी चाहिए, साइड में भी जाना है पानी, तो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए। तो बच्चों रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए आपके रे पैरेनकाइमा सेल्स काम आते हैं, जो कि जाइलम का कंपोनेंट है। तो ये चार आपके जाइलम के कंपोनेंट हो गए। जाइलम के कंपोनेंट में आप देखो तीन कंपोनेंट डेड हैं, वेसल, ट्रैकीड और फाइबर, ये डेड हैं, तो तीन डेड हैं और एक कंपोनेंट इसका लिविंग है। फिर उसके बाद आप फ्लोएम पे आओ। अगर आप फ्लोएम के अंदर देखोगे तो फ्लोएम के अंदर तीन कंपोनेंट आपको जिंदा मिलेंगे। कौन कौन से, देखो सीव ट्यूब सेल्स या सीव ट्यूब एलिमेंट्स। सीव ट्यूब एलिमेंट्स बच्चों ये इन्यूक्लिएटेड होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, तो न्यूक्लियस की कमी पूरी करता है जो इनका कंपेनियन है, इनका साथी, इनकी सहायक कोशिका। तो कंपेनियन सेल इसके साथ न्यूक्लियस शेयर करेगा। फिर फाइबर और पैरेनकाइमा इसमें भी आएंगे, सो पैरेनकाइमा और लास्ट में फाइबर। तो प्लीज रिमेंबर ये तीनों चीजें इसके अंदर, तो फ्लोएम के अंदर ये तीन कंपोनेंट हैं जो लिविंग हैं और एक कंपोनेंट है जो डेड है। जो फ्लोएम के फाइबर हैं बच्चों, इनको हम बास्ट फाइबर बोलते हैं, ये कमर्शियल यूज में काम आते हैं। जूट और हेम्प के फाइबर्स होते हैं ये, ठीक है, ये कमर्शियल यूज में इसके फाइबर काम आते हैं रस्सियां बनाने में। और प्लीज रिमेंबर फ्लोएम पैरेनकाइमा दिस इज एब्सेंट इन मोनोकॉट। मोनोकॉट्स के अंदर फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट होता है। और अगर आप एक और चीज याद रख सकते हो, तो जो फाइबर है, फाइबर इज एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम में होता है, लेकिन प्राइमरी फ्लोएम में मोस्टली ये एब्सेंट होता है। सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल्स ये एब्सेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर एब्सेंट होते हैं। और सीव ट्यूब एलिमेंट की जगह जिम्नोस्पर्म में सीव सेल मिलते हैं, कंपेनियन सेल की जगह जिम्नोस्पर्म में एल्बुमिनस सेल मिलते हैं। कौन से सेल मिलते हैं बच्चों, एल्बुमिनस सेल मिलते हैं। अब उसके बाद ये नेक्स्ट डायग्राम आपको दिया हुआ है एपिडर्मिस का, किसका दिया हुआ है, आपकी एपिडर्मिस दिखाई हुई है। एपिडर्मिस में ये जो आपको बीन शेप का सेल नजर आ रहा है, दिस इज योर गार्ड सेल। प्लीज रिमेंबर गार्ड सेल की अंदर वाली सेल वॉल मोटी है और बाहर वाली सेल वॉल पतली है। गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं और किसी भी एपिडर्मिस में नहीं मिलते। इसी के आसपास वाले सेल्स, गार्ड सेल के पास वाले सेल को सब्सिडरी सेल बुलाते हैं। फिर बच्चों मोनोकॉट के अंदर यही गार्ड सेल जो हैं वो कैसे हो जाते हैं, डंबल शेप के हो जाते हैं, डंबल शेप के हो जाते हैं मोनोकॉट के अंदर गार्ड सेल। नेक्स्ट बेटा जान प्लीज रिमेंबर, रूट के अंदर मैंने आपको एक निमोनिक कराना है और एक मैंने आपको स्टेम के अंदर निमोनिक कराना है। रूट के अंदर जो आपकी जड़ होती है, जो बेटा जान आपकी जड़ होती है, याद रखो उसने घड़ी पहनी हुई है रोलेक्स की। क्या पहनी हुई है, रोलेक्स की घड़ी पहनी हुई है। आर से याद रखो रेडियल अरेंजमेंट, आर से याद रखो रेडियल अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जाइलम अलग रेडियस पे है और फ्लोएम अलग रेडियस पे है। जाइलम अलग, फ्लोएम अलग, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में
जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक टिश्यू होता है जिसको आप कंजंक्टिव टिश्यू बुलाते हो। तो जाइलम अलग है और फ्लोएम अलग है, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू है उसको कंजंक्टिव टिश्यू बुलाते हैं। और एक्स से बनता है बेटा जान एक्सार्क। एक्सार्क, एक्स का मतलब क्या है? बाहर, और आर्क का मतलब है पुराना। तो एक्सार्क अरेंजमेंट का मतलब क्या है? एक्स का मतलब है बाहर, है ना, एक्स को बाहर ही कर देना चाहिए, और आर्क है पुराना। तो जो पुराना जाइलम है वो बाहर है। प्लीज रिमेंबर, दो टाइप का जाइलम होता है। जो आपका प्राइमरी जाइलम है वो दो टाइप का है। प्राइमरी जाइलम दो टाइप का है। तो ये आपके प्राइमरी जाइलम की बात चल रही है, वो दो टाइप का है, प्रोटोजाइलम और बच्चों मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। तो प्रोटो है पुराना, पुराना और पतला, ठीक है, और मेटाजाइलम है मॉडर्न या नया और मोटा, ठीक है। तो इसमें पुराना बाहर की तरफ है, मतलब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है। रूट में प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट अब आता है हमारा स्टेम का। जो आपका स्टेम है, स्टेम में याद रखो कौन रे, कौन है रे तू, ठीक है, कौन रे। तो बच्चों सी से आएगा कंजॉइंट। यहां पर तुम्हारे जाइलम और फ्लोएम जुड़े हुए होंगे, तो एक ही रेडियस पर आपको जाइलम भी मिल जाएगा और फ्लोएम भी मिल जाएगा, जुड़े हुए हैं। और अगर आप डाइकॉट की बात करोगे, अगर आप डाइकॉट स्टेम की बात करोगे, अगर आप डाइकॉट स्टेम की बात करोगे तो ये ओपन होगा, ओपन, ये बंडल ओपन होगा। ओपन का मतलब क्या है? बीच में ओपन बंडल, ओ से ओपन मतलब क्या है? बीच में कैम्बियम मिलेगा आपको, जिससे सेकेंडरी ग्रोथ होती है। बंडल के बीच में कैम्बियम मिलेगा। एन से, एन से क्या आएगा? एन से आएगा एंडार्क। एन से क्या आएगा बच्चों? एंडार्क। एंड मतलब अंदर, आर्क मतलब पुराना। तो जो पुराना या प्रोटोजाइलम है वो अंदर की तरफ होगा। तो प्लीज रिमेंबर, रूट में रोलेक्स रेडियल अरेंजमेंट है, जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर है, बीच में कंजंक्टिव टिश्यू है, और रे मतलब और दोनों के बीच में कंजंक्टिव है। और क्या याद रखना? एक्स से एक्सार्क याद रखो। फिर स्टेम में तुमने याद रखना है कौन रे, तो कंजॉइंट है, सी से, ओ से ओपन, एन से एंडार्क, रे, रे क्या है? तो अब ये एक बंडल है और ये एक दूसरा बंडल है, ये जाइलम फ्लोएम वाला दूसरा बंडल है। इन दोनों के बीच में जो खाली जगह है बच्चों, इन दोनों के बीच में जो खाली जगह है वहां पे होगी मेड्यूलरी रे। तो स्टेम में मेड्यूलरी रे मिलती है और रूट में दो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कंजंक्टिव टिश्यू मिलता है। अब अगर आपको डायग्राम में पहचानना आ जाए कि जाइलम, अब ये रूट दी हुई है, आपको पहचानोगे कैसे? बिल्कुल सेंटर में पहुंचो, ये बंडल दिए हुए हैं। अगर तुम्हें ये से चार बंडल दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे जाइलम के चार बंडल दिख रहे हैं मेरे को, 1 2 3 और 4। और यहाँ पे मेरे को कितने बंडल दिख रहे हैं? 4 से ज्यादा, 6 से ज्यादा। तो प्लीज रिमेंबर, आपका जो डाइकॉट का रूट है उसके अंदर 2 to 4 बंडल्स मिलते हैं, 2 to 4 बंडल्स मिलते हैं। और अगर आप मोनोकॉट की बात करो, मोनोकॉट की जो रूट है उसके अंदर मोर देन 6 बंडल्स मिलते हैं, इसीलिए इसको पॉलीआर्क भी बुलाते हैं, पॉलीआर्क भी बुलाते हैं। इसके अलावा ना मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, इसकी लेयर कौन कौन सी आपने याद रखनी है। देखो बंडल्स का याद रहेगा कहां पे कौन सा ज्यादा है। सबसे पहले जो बाहर वाली लेयर है वो एपिडर्मिस होती है बेटा जान, सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस होती है। रूट के अंदर आप इसी डर्मिस को एपिब्लेमा भी बुलाते हो। क्या बुलाते हो? एपिब्लेमा बुलाते हो। फिर यहाँ पर रूट के अंदर इसी इसी आपके जो एपिडर्मिस के सेल्स हैं, यही जो आपके एपिडर्मिस के सेल्स हैं, उन्हीं की इस तरीके से एक्सटेंशन निकलती है, जिसको कि आप रूट हेयर कहते हो। ये क्या है? रूट हेयर। तो रूट हेयर यहाँ पे यूनिसेल्युलर है, सिंगल सेल का बना हुआ है। फिर उसके नीचे जो भी आएगा वो कॉर्टेक्स होगा। तो इसके नीचे अब आपके कॉर्टेक्स की लेयर आएगी, एपिडर्मिस के नीचे। कॉर्टेक्स की जो लास्ट लेयर होती है बेटा, कॉर्टेक्स की जो लास्ट लेयर है उसको आप कहते हो एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स की लास्ट लेयर एंडोडर्मिस होती है। इसी एंडोडर्मिस के अंदर सुबेरिन भर जाएगा, इसी एंडोडर्मिस के अंदर सुबेरिन भर जाएगा, और आप इसको कैस्पेरियन स्ट्रिप बुलाओगे। क्या बुलाओगे? कैस्पेरियन स्ट्रिप बुलाओगे। फिर मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में यहां पर इसके बाद जो भी एंडोडर्मिस के नीचे है, एंडोडर्मिस के नीचे जो भी है उसको आप स्टील बुलाते हो। एंडोडर्मिस के नीचे जो भी है उसको आप स्टील बुलाते हो। तो स्टील में, स्टील की क्या होती है? साइकिल।
तो सबसे पहले आप उसमें बनाओगे पेरीसाइकल। तो स्टील में सबसे पहली लेयर कौन सी आई? पेरीसाइकल। पेरीसाइकल के नीचे अब आपके आपके पास आया जाइलम और आपके पास आया फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू है उसको क्या बुलाते हैं? मैंने आपको बताया कंजंक्टिव टिश्यू बुलाते हैं, कंजंक्टिव टिश्यू। और सेंटर में यहां पे होगी पिथ। सेंटर में क्या होगी बच्चों? पिथ। पिथ के बारे में भी एक बात याद रखो, पिथ इज स्मॉलर इन डाइकॉट। पिथ डाइकॉट में छोटी होती है और पिथ इज लार्जर इन मोनोकॉट। मोनोकॉट में पिथ लार्जर होती है। बताओ जी, रूट के रूट हेयर बने, नीचे कॉर्टेक्स आ गया, कॉर्टेक्स की लास्ट लेयर एंडोडर्मिस, फिर एंडोडर्मिस के नीचे जो भी है वो स्टील। स्टील की फर्स्ट लेयर पेरीसाइकल, पेरीसाइकल के बाद जाइलम फ्लोएम अलग अलग, फिर उसके बाद आपका क्या आ गया? कंजंक्टिव टिश्यू आ गया बीच में, सेंटर में पिथ आ गई। पिथ लार्जर है मोनोकॉट में, स्मॉलर है डाइकॉट में। आ जाओ जी। उसके बाद बेटा जान हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सीधा क्वेश्चन करते करते ही डिस्कस कर लें हम नेक्स्ट पॉइंट। आ जाओ, अब क्वेश्चन करते करते डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस नाउ, है ना। ए बी और सी इंडिकेटेड इन द डायग्राम ऑफ रूट एपेक्स गिवन बिलो। अब बताओ ए क्या, बी क्या, सी क्या? भी डायग्राम करके आए हो तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ए क्या है तुम्हें? ये वाला बाहर वाला एरिया, ये कॉर्टेक्स था, तो ए वाज कॉर्टेक्स। बी क्या है? बी बिल्कुल बाहर वाली लेयर प्रोटोडर्म, जिससे एपिडर्मिस बननी थी। सी क्या है? आपकी रूट अपाइकल मेरिस्टम। ढूंढो जरा ऑप्शन। तो ए है कॉर्टेक्स, बी है प्रोटोडर्म, एपिडर्मिस नहीं अभी बनी, अभी प्रोटोडर्म थी। ए कॉर्टेक्स, बी प्रोटोडर्म और सी रूट अपाइकल मेरिस्टम, है ना। ये रूट कैप है तो यहां से समझ जाना चाहिए रूट अपाइकल मेरिस्टम है। रूट अपाइकल मेरिस्टम कहां पे होता है? रूट्स के टॉप पे होता है, टिप पे होता है। और फिर शूट अपाइकल मेरिस्टम ऑक्यूपाइज डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ स्टेम। शूट अपाइकल मेरिस्टम स्टेम पे होगा। ये क्या है? अपाइकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम को आप प्राइमरी मेरिस्टम क्यों कहते हो? क्योंकि वो अर्ली अपीयर करते हैं एंड दे फॉर्म प्राइमरी प्लांट बॉडी। प्राइमरी प्लांट, सेकेंडरी टिश्यू नहीं बनाते, सारी बॉडी नहीं बनाते, ऑल ऑफ द अबव तो है ही नहीं। मेरिस्टम विच इज पर्टिकुलरली प्रेजेंट इन मेच्योर रीजन एंड वुडी एक्सेस, जो बाद में लकड़ी बनाएगा, जो पेड़ को मोटा करेगा बच्चों, वो सेकेंडरी मेरिस्टम है, वो सेकेंडरी मेरिस्टम है। परमानेंट या मेच्योर सेल्स आर फॉर्म्ड बाय, कैसे बनते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टम दोनों से ही बनते हैं, मेच्योर सेल दोनों से बनते हैं, तो बोथ। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो कि थिन वॉल, पतली सेल वॉल वाला है तो पेरेन्काइमा है, पतली सेल वॉल वाला पेरेन्काइमा है। स्क्लेरेन्काइमा किस तरीके का होता है? नैरो एंड थिक वॉल्ड, है ना। थिक वॉल का होता है, अंदर ल्यूमन इसका पतला सा नैरो बचता है। इलोंगेटेड विद न्यूमरस पिट्स, डेड विदाउट प्रोटोप्लाज्म, ऑल ऑफ द अबव, सारी स्टेटमेंट सही है। Which of the following is not a feature of scleroids, जो तुम्हारे स्टोन सेल है, बहुत अलग अलग शेप है इनकी। हाईली थिकन्ड लिग्निफाइड सेल वॉल है, नैरो ल्यूमन है। फ्रूट्स के अंदर मिलता है वॉल ऑफ नट्स, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स एंड टी लीव्स। ये स्टेटमेंट सही है। तो गलत क्या है? लिख रहा है दे आर अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा। स्क्लेरिड्स दे आर अ टाइप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा के टाइप। आगे देखो, ट्रकीड, वेसल एंड स्क्लेरिड्स, इनके अंदर क्या सिमिलैरिटी है? तो बेटा जान सारे डेड हैं। ट्रकीड, वेसल, स्क्लेरिड सारे के सारे कैसे हैं? फंक्शन व्हेन डेड, दे आर ऑल डेड कंपोनेंट्स। ये डेड कंपोनेंट है सारे के सारे। इनकरेक्ट पेयर ढूंढो जी। मेंटेन मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट, ट्रकीड तो है नहीं, वेसल है मेन ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट। कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंजियोस्पर्म का, फिर से वेसल, ये तो है नहीं। ट्रकीड, वेसल यहां पे लिख दिया, ये शायद वेसल यहां लिखना चाहता था, क्योंकि ये गलत है ना, ये गलत है ना, ये शायद वेसल ऊपर लिखना चाहता था, ये स्टेटमेंट गलत बनी है, ऊपर वाली स्टेटमेंट शायद थोड़ी गलत बनी है, तो ये इसको ठीक कर दो, ये यहाँ पे वेसल कर दो, ये एलिमेंट्स के यहाँ पे वेसल लिख दो, क्योंकि नीचे वेसल लिखा हुआ है। बाकी स्टेटमेंट सही है इसकी। देखो, फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलरी एलिमेंट, जो पहले बना वो प्रोटो है और जो बाद में बना वो मेटा है। प्रोटो पतला होता है, मेटा मोटा होता है। एंडार्क सिचुएशन में प्रोटो अंदर है, एक्सार्क में प्रोटो बाहर है। एक्सार्क रोलेक्स रूट में मिलता है, एंडार्क कॉन आपके स्टेम में मिलता है। फूड ट्रांसपोर्ट ट्रांसलोकेटिंग टिश्यू इन फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म कंप्राइजेस ऑफ ऑल एक्सेप्ट, तो फ्लोएम में क्या नहीं होता? स्क्लेरेन्काइमा।
है ना, पेरेन्काइमा सेल्स भी है, कंपेनियन भी है, सीव ट्यूब भी है, सारे हैं। सीव ट्यूब्स आर बेस्ट सूटेड। सीव ट्यूब बेस्ट क्यों होते हैं? क्योंकि इनके इंटरकनेक्टेड ल्यूमन है, दो सीव ट्यूब्स आपस में इनके ल्यूमन जुड़े हुए होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा? एब्सेंट इन मोनोकॉट, सही बात है। स्टोर रेजिन लेटेक्स म्यूसिलेज, सही बात है। प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन है, सही बात है। बच्चों पैरेन्काइमा कह रहे, पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल है वो नॉन सेल्यूलोजिक होगी। भाई पैरेन्काइमा है तो उसकी तो वॉल सेल्यूलोज की ही बनी होगी, नॉन तो मत लिखो। सब्सिडरी सेल्स आर स्पेशलाइज्ड इन द, सब्सिडरी सेल कहां पे देखे थे हमने? गार्ड सेल के आसपास, इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल, गार्ड सेल के पास सब्सिडरी सेल्स थे। कंजंक्टिव टिश्यू किसका बना होता है? जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट था, रूट में, तो बना होता है पैरेन्काइमा सेल का, और जाइलम और फ्लोएम में प्रेजेंट होता है रूट के अंदर। अब आपको ये बच्चों ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्लीज रिमेंबर, कुछ चीजें अगर आपको इस तरीके से ये जाइलम और फ्लोएम के बंडल नजर आए और एक रिंग पैटर्न में ये बंडल नजर आए, तो रिंग पैटर्न, प्लीज रिमेंबर, रिंग पैटर्न जो है वो डाइकॉट का एग्जाम्पल है, वो डाइकॉट स्टेम का रिंग पैटर्न जो है वो डाइकॉट स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डाइकॉट स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर आप देखना चाहते हो कि डाइकॉट स्टेम भी कैसे है, आपको किनुअम वो क्यों नहीं कराई आपने, तो कराई देते, किनुअम को भी खुजली होती रहेगी नहीं तो, कि नहीं कराई मैंने, आ जाओ। डाइकॉट स्टेम के अंदर क्या होना है? सबसे पहले तो बाहर एपिडर्मिस, तो बाहर फिर से एपिडर्मिस बना दो। यहाँ पे एपिडर्मिस के बाहर ना आपको ट्राइकोम या स्टेम हेयर दिखेंगे, और स्टेम हेयर मल्टीसेल्युलर होते हैं। तो ये जो ट्राइकोम या स्टेम हेयर हैं ये बेटा जान यूनिसेल्युलर नहीं होते, ये मल्टीसेल्युलर होते हैं। इसके बाद अब आपका कॉर्टेक्स आना होता है। उसके बाद क्या आना है? कॉर्टेक्स आना है। कॉर्टेक्स की ना 3 लेयर बन जाएंगी यहाँ पे। सबसे नीचे आएगा हाइपोडर्मिस, बिल्कुल एपिडर्मिस के नीचे आएगा हाइपोडर्मिस। रुको, ऐसे नहीं बनाते, इस हाइपोडर्मिस को मैं ऐसे बनाती हूँ, रुको। सबसे पहले कॉर्टेक्स की बिल्कुल इसके नीचे वाली लेयर आएगी हाइपोडर्मिस। प्लीज चेक, क्या आप इस हाइपोडर्मिस के अंदर एक चीज पहचान पा रहे हैं बच्चों? इनके अंदर कॉर्नर थिकनिंग है। तो हाइपोडर्मिस किस चीज की बनी हुई होगी? डाइकॉट स्टेम के अंदर किसकी बनी हुई होगी हाइपोडर्मिस? कॉलन काइमा की, क्योंकि कॉर्नर मोटे हैं तो कॉलन काइमा की बनी होगी। उसके नीचे तुम्हारे नॉर्मल कॉर्टेक्स के सेल्स आ जाएंगे, फिर नॉर्मल कॉर्टेक्स के सेल्स आ जाएंगे, और फिर लास्ट में जो कॉर्टेक्स की बिल्कुल लास्ट वाली लेयर होती है वो कौन सी होती है? कॉर्टेक्स की लास्ट लेयर एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स की लास्ट लेयर एंडोडर्मिस होती है। यहां पर भी एंडोडर्मिस अपने अंदर एक चीज भरेगी, इसको आप कहते हो स्टार्च। क्योंकि स्टार्च भर रही है तो यहाँ पे आप इसको स्टार्च शीथ बुलाओगे। रूट में कैस्पेरियन स्ट्रिप बना रही है, स्टेम में स्टार्च, एसटी स्टेम, तो यहाँ पे स्टार्च शीथ बनाती है। एंडोडर्मिस के नीचे आपका स्टील शुरू हो जाता है। स्टील यहाँ पे बेटा जान, यहाँ पे जो आपकी पेरीसाइकिल है वो टूटी हुई होगी, तो सेमी ल्यूनर, आधे चंद्रमा के आकार की सेमी ल्यूनर आपको पेरीसाइकिल मिलेगी, स्टील की पहली लेयर। और ये जो होगी ये स्क्लेरेनकाइमेटस होगी, स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई होगी। उसके बाद इसके ऊपर जाइलम फ्लोएम का बंडल, जाइलम और फ्लोएम के बंडल के बीच में क्या निकलता है? कॉर्न रे। तो मेड्यूलरी रे निकलती है, और नीचे होगी पिथ। बताओ जी क्या है इसमें? तुम ऐसे इसको हौवे बनाते हो, इतने आसान है ना ये डायग्राम, इतने ज्यादा। और अगर तुम्हें कोई मोनोकॉट का पूछ ले तो मोनोकॉट के स्टेम के अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या है? एक तो जो इसकी हाइपोडर्मिस है, वहां पे मैंने तुम्हें हाइपोडर्मिस कराई ना, यहाँ पे जो हाइपोडर्मिस होती है बच्चों वो स्क्लेरेनकाइमा की होती है। हाइपोडर्मिस भी स्क्लेरेनकाइमा की होती है यहाँ पर, और इसके अंदर स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल मिलते हैं आपको, और इसके अंदर आपको स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल मिलते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, स्कैटर्ड, ये देखो वैस्कुलर बंडल सारे में फैले हुए, और वैस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय, नेक्स्ट प्यारे बच्चों, वैस्कुलर बंडल surrounded by sclerenchyma। तो vascular bundle they are also surrounded by sclerenchyma bundle sheath। तो vascular bundle के आसपास बंडल शीथ होती है, और वो sclerenchyma की अगर scattered vascular bundle मिले तो वो मोनोकॉट स्टेम होगा। पक्की बात है जी, पक्की बात है।
आओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहाँ गए क्वेश्चन जी, आ जाओ। तो बंडल शीट जो है, अब बात चल रही है डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ की। अगर पत्ते की बात करोगे तो जो बंडल शीट है बच्चों, डाइकॉट लीफ के अंदर पैरेनकाइमा की बनी होती है और मोनोकॉट के केस में स्क्लेरेनकाइमा की ही बनी होगी। तो मोनोकॉट के पत्ते में जो आपका वैस्कुलर बंडल होता है वो कवर्ड है किसके साथ? बंडल शीट के साथ तो कवर्ड है ही हर जगह, लेकिन बंडल शीट पैरेनकाइमा की है डाइकॉट में और स्क्लेरेनकाइमा की है मोनोकॉट में। फिर ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड्स, जब पानी कम है तो घास ऐसे इकट्ठा क्यों हो जाता है? क्योंकि घास के ऊपर, ये मान लो आपका घास है, तो घास के ऊपर बच्चों खास तरीके के, घास के एपिडर्मिस में खास तरीके के सेल्स हैं, बड़े साइज के एम्प्टी सेल्स हैं जिनको सब्सिडरी सेल कहते हैं। जैसे ही आपका जो ये वो है, जैसे ही आपका पक गई कि नहीं मैम, चलो, जैसे ही पानी कम हो जाएगा इन सेल्स के पास, इन एम्प्टी सेल्स के पास, इनको कौन से सेल कहते हैं? इनका नाम है बुलीफॉर्म सेल। तो मोटे मोटे सेल होते हैं बुली सेल, मोटे मोटे सेल। तो जैसे इस बुलीफॉर्म सेल्स के पास पानी कम हो जाता है, ये सिकुड़ जाते हैं और पत्ता भी कुमला जाता है, पत्ता भी सिकुड़ जाएगा। जैसे बुलीफॉर्म के अंदर पानी भर जाएगा, पत्ता भी खुल जाएगा। ठीक है, तो ग्रास लीफ कर्ल क्यों हो जाते हैं? जब बुलीफॉर्म फ्लैसिड होता है, इस वजह से ये कर्ल हो जाते हैं। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कुछ 2-4 क्वेश्चन आपके और रह गए हैं, उसको सॉल्व करके देख लेना, आपको पीडीएफ शेयर हो जाएगा। आई होप आपने बहुत सारी पढ़ाई कर ली, आज का भी सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। कोशिश ये रहती है 1 मिनट आपका वेस्ट ना हो, जितना पावर पैक्ड, जितना इंफॉर्मेशन से भरा हुआ सेशन हो सकता है उतना इंफॉर्मेशन से भरा हुआ रहो। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। अगर सेशन में मजे आए तो प्लीज कमेंट में लिख दिया करो। एक ही बात लिख देना, हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम के ना बैचेस चल रहे हैं, 500 रुपए में बैच मिल रहा है तुम्हें। अगर तुम्हें पढ़ना है तुम क्यों नहीं ले रहे हो? हाँ, अब बताओ कितना और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं बच्चों? एक लिमिटेड वो भी है बैंडविथ टीचर्स की। इतना दुख होता है फिर आप बार बार बाबा सेम बात बोलते रहते हैं ना, हम जेन्युइनली दुख होता है देख के कि यार बच्चे कुछ बोल रहे हैं, बच्चे कुछ बोल रहे हैं, वहां सेम 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 बात मत बोला करो। मैंने बैचेस में भी आपको कितनी बार सेम बात समझा दी। ठीक है, 500 रुपए में बैच मिल रहा था यार, तुम क्या बच्चों सेम सेम बात बोलते रहते हो। चलो एनीवेज, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप नेक्स्ट आने वाले टाइम में जो भी आप लोग डिमांड कर रहे हैं, हम सारी डिमांड सेटिस्फाई कर पाए। लेकिन अभी वी जस्ट स्टार्टेड, अभी हमने चलना शुरू किया था, अब बहुत जल्दी हम भी दौड़ने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।